हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ सही से आ रही है? अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट में कंफर्म कर देंगे कि हाँ, आवाज़ सही से आ रही है, सो दैट कि हम अपना सेशन आगे कंटिन्यू कर सकें। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज का हमारा सेशन तो का बेटा 18वां सेशन स्टार्ट हो चुका है। यानी कि इससे पहले हम 17 सेशन कर चुके हैं, राइट? यानी कि एक लंबा लंबा सफ़र हम सीपीयू के लिए भी तय कर चुके हैं। 30+ पीवाईक्यू बेस हर रोज क्वेश्चंस होते हैं। आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। जब हम बात करते हैं जीएस एंड जी, तो सीपीयू में 50 क्वेश्चंस जीएस जी के पोर्शन से आते हैं। एंड एक सेशन में 50 क्वेश्चन कराना क्या है, जिस तरीके से हम कवर करते हैं उस तरीके से कराना संभव नहीं है, राइट? बहुत एक लंबा सेशन हो जाएगा। जब साइकोलॉजिकल अगर हम बात करते हैं तो सेशन जो होता है वो अगर 2 घंटे से ऊपर चल जाए तो वैसे क्या होता है, बच्चे बोझ फील करते हैं। ठीक है, तो लाइव आप हो सकता है जुड़ जाते हो, बट बाद में कोई बच्चा उसे रेगुलर नहीं देखता। ठीक है, 1 घंटे से अधिक का समय जो जाता है तो आप अवॉइड करते हैं सब देखना। इसीलिए हमने यहाँ पर 30+ क्वेश्चन रखे हैं। अप्रॉक्स हमारा अभी भी सेशन 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 50 मिनट का हो जाता है। ठीक है, कभी कभी 2 घंटे से ऊपर भी चला जाता है, बट नॉट बट नो कोई बिग डील की। कभी कभी हो सकता है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर हम 30 क्वेश्चन रखने का यही एक इंटेंशन है और एक यही इरादा है, जिसकी वजह से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी इस बात को इस तरीके से नहीं देखेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है 50 क्वेश्चन आते सीपीओ में और 30 क्यों लिख रखे हैं जब 50 आते हैं। तो 30 रखने का रीज़न यही है। ठीक है जी, राइट? इससे पहले जब हम बात करते हैं फर्स्ट, हमेशा जब भी कोई बच्चा नया जुड़ रहा है आज इस सेशन को अगर पहली बार देख रहा है, तो बेटा वो सेशन नंबर 1 को ज़रूर देखे। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि सेशन नंबर 1 में आपको हम हमेशा, मैं जब भी कोई भी एग्जाम ओपन करता हूँ, कोई भी सेशन ओपन करता हूँ, कोई भी सीरीज स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट जो हमारा रहता है, पहले लेक्चर में हम सिलेबस को बहुत डिटेल में ब्रीफ करते हैं आपको। एंड दूसरी चीज़, ब्रीफ मैं सभी सिलेबस को करता हूँ, जैसे कि रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री हो गया, सॉरी रीजनिंग है, मैथ्स है, ठीक है, जीएस जी के है, लैंग्वेज है। बट स्पेसिफिक जब हम ब्रेक करते हैं तो हम जीएस और जीके को बहुत ब्रेक करके दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जहाँ से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, राइट? बेसिकली दूसरी चीज, एक और चीज समझ सकते हैं इस सेशन को, जो हम सेशन आपके लिए कंडक्ट करते हैं 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक की जो हम बता रहे हैं, जो सेशन आपके लिए कंडक्ट होता है, इस सेशन का उद्देश्य भी क्या है? इस सेशन का उद्देश्य भी यही है कि आपके आपके लिए ये सेशन इसलिए किया जाता है ताकि आप समझ पाएँ कि आपके एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। आपका एग्ज़ाम की डिमांड क्या है? कौन-कौन से वो टॉपिक हैं, कौन-कौन से वो एग्ज़ाम के थीम हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से हमें रिपीटेशन देखने को, इसी उद्देश्य के साथ, इसी इंटेंशन के साथ हम ये सेशन हर रोज़ कंडक्ट करते हैं। एंड आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा नंबर है 18। 18 सेशन हमारे हो चुके। इससे पहले बेटा हमने एसएससी जी के सेशन किए थे, एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए भी कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, बहुत ही ठीक परफॉर्मेंस हमारा रहा था। ठीक है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, क्वेश्चंस हमारे सेशन से आए हैं। ठीक है, ये बच्चों ने खुद कमेंट में किया है, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं बच्चों के कमेंट लगे हाँ इसकी शॉट आपको दिखाऊंगा, ये देखो नहीं, मेरे को ऐसे करना नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं वो, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं वहाँ से स्क्रीनशॉट उठाऊँ, यहाँ पे लगाऊँ, फिर एक सेशन लेके आऊँ उस चीज़ के लिए। नहीं, मेरे पास इतना समय है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ और सब चीज़ मेरे को करनी होती है, चाहे हम कुछ बात कर लें, सब चीज़ अकेले व्यक्ति के द्वारा की जाती है। तो आपके लिए सेशन करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वही मैं आपके लिए कंडक्ट करता हूँ। ठीक है, 2 सेशन हमारे होते हैं, सुबह मॉर्निंग में एक करंट अफेयर्स का होता है और इवनिंग में आपका सीपीयू का आप चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन हमारा होता है। ठीक है, बट बीच में एक सेशन हम करते हैं 11 बजे से, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए होता है। ठीक है, लेकिन अभी मेरा विचार ये है कि हम अब प्रॉपर एक डेडिकेटेड बैच हम लाने वाले हैं जीएस और जीके के लिए। एंड वो रहेगा दिन में 11 से। ठीक है, वहाँ पर हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे जीएस का, उसका विचार बन रहा है। तो शिवरात्रि हो जाएगी कल, और शिवरात्रि के बाद हम ये आपके सामने दिखा देंगे सर कौन सा बैच है और क्या टाइमिंग रहने वाली है और क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी। ठीक है, वो चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो रहेगी 10 से 15 मिनट की, या फिर 2 से 3 मिनट की भी हो सकती है। थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट टाइप का हो जाएगा, ताकि आप लोगों तक बात पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुंचे। ठीक है, तो आज का प्रश्न हम देखते हैं। आज का प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने सर, अधातु, अशुद्ध अधातुओं को
शुद्ध करने के लिए, ठीक है, अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग होता है? ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या पूछा बेटा कि जो अशुद्ध धातु होती है, जिनमें जिन धातुओं में त्रुटियां होती हैं, जिन धातु में अशुद्धता आ जाती है, उसे शुद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि है? ठीक है, यानी कि प्रश्न क्या कर रहा है, सभी विधि हैं लेकिन इनमें से एक विधि ऐसी है जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो वो विधि कौन सी बेटा, वो आप जवाब देंगे सर विकल्प सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बेटा जी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिक इलेक्ट्रोटिक जो रिफाइनिंग है, ठीक है, विद्युत अपघटनी शोधन, वह क्या यहाँ पर सही जवाब होगा। उस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने में। ठीक है साहब, क्लियर, ठीक है, डन। कौन कौन सी धातु इस विधि के माध्यम से शुद्ध की जाती है? तो याद रखेंगे बेटा, इसके माध्यम से तांबा, कॉपर जैसा आप बोलते हैं, कॉपर को शुद्ध किया जाता है इसके माध्यम से ही। इसके माध्यम से ही आपके सोना हो गया, ठीक है, राइट, सोने को इसी माध्यम से किया जाता है। तांबा हो गया, सोना हो गया, जस्ता है, टिन है, इस प्रकार की जो और भी धातु हैं सब इस विधि के माध्यम से ही शुद्ध जाती हैं। ठीक है साहब, क्या डन है जी, क्लियर। इसमें क्या होता है, इस विधि में देखेंगे तो इस विधि में जो अशुद्ध धातु है उसको एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु की पतली परत है उसको कैथोड बनाया जाता है, फिर उसके माध्यम से प्रोसेस होता है एंड देन ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है साहब, ठीक है, क्लियर। यानी कि एथोड और कैनोड और सॉरी एनोड और कैथोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उससे क्या होता है, चीजें हो जाती है। ठीक है, क्लियर, डन है। ठीक है, अब हम उसे आप पूछ सकते हैं सर सोना लिख दिया, चांदी कहाँ जाएगा? बेटा चांदी भी यहीं आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, चांदी भी इस माध्यम से रिफाइनिंग की जाती है। ठीक है, क्लियर। अच्छा ये बताओ, एयू का जो हमारा सॉरी सोने का जो केमिकल नाम है जो आप देखते हैं यू, ठीक है, जस्ता का जेड एन होता है, कॉपर का सी यू, कभी कभी ऐसे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसकी को भी ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए, विकल्प मेरे पास सर बेटा एक देखेंगे आप, वाष्प चरण शोधन। एक विकल्प और दिख रहा है मेरे को, विकल्प क्या कह रहा है, वाष्प चरण शोधन। ये कौन सी विधि है सर? इस विधि में क्या होता है, इस धातु को, इस विधि में धातु को क्या करते हैं बेटा, धातु को वाष्पशील, ठीक है, इस विधि में धातु को एक वाष्पशील यौगिक में बदलकर फिर से धातु के रूप में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है साहब, क्लियर। यानी कि पहले धातु को वाष्प में बदला जाता है, फिर वापस से उसे रूप में विघटित करके तोड़ तोड़ के शुद्ध किया जाता है। यानी कि अपघटन, अलग अलग चीजों में तोड़ना, राइट। अब आप कोई प्लास्टिक है उसे तोड़ते हैं तो क्या बोलेंगे, ब्रोकन, तोड़ दी नहीं। लेकिन धातु का जो धातु हो गया, कोई और पार्टिकल है, उसे हम बोलते हैं ब्रेक को, जो वहां पर जो ब्रेक होता है वहां पर जो तोड़ना होता है उसे अपघटन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तोड़ना, है ना बेटा, क्लियर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक द्रवण शोधन। द्रवण शोधन क्या होता है बेटा, इसका प्रयोग क्या विधि से क्या होता है, इस विधि का प्रयोग किस तरीके से होता है? इसका प्रयोग बेटा, जो हमारी धातु है इसका प्रयोग उन धातुओं के लिए किया जाता है जिनका गलनांक अशुद्धियों की तुलना में कम होता है। यानी कि इसमें कोई ऐसी त्रुटि आ रखी है, ऐसी अशुद्धि आ गई है जिसका गलनांक ज्यादा होता है और इसका गलनांक कम होता है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं टिन, इसका प्रयोग हम लिख सकते हैं टीन, ठीक है, सीधा हो सकता है। ठीक है, राइट। तो इससे क्या होता है, गलनांक कम है, गलनांक धातु का कम है उसका ज्यादा है, ठीक है, तो गर्म किया तो धातु निकल जाएगी और जो अशुद्धि है वो रह जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसे बोलते हैं द्रवण शोधन विधि। ठीक है, डन है, क्लियर। एक यहाँ पे लिखा है बेटा, एक मेरे को देखिए पोलिंग शोधन। ठीक है, पोलिंग शोधन क्या होता है बेटा, पोलिंग शोधन को देखेंगे तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब धातु में उसके अधिक ही धातु में उसके अपने ही ऑक्साइड की अशुद्धि हो, राइट। जैसे तांबे में, इसमें क्या होता है, इसमें कैसे होता है, इसमें पिघली हुई धातु को हरी लकड़ी के लट्ठों में से हिलाया जाता है, ठीक है, ताकि वो वहां पर चिपक जाए और फिर वो उनको हटा लिया जाता है। ठीक है, दिस इज द थिंग ओनली, क्लियर है, डन है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर सबसे जरूरी जो रहेगी, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला होता है वो कैथोड और एनोड वाला होता है। ठीक है, चलिए बेटा, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, राइट। क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेटमेंट वाले सवालों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न को अटेम्प्ट करने से पहले ये याद रखेंगे कि उसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, राइट। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक, तो सही वाला पूछा गया तो कोई डाउट वाली बात यहाँ है नहीं। ठीक है, जूल कार्य का मात्रक इकाई है। ठीक है, इकाई का मतलब मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट मतलब मात्रक होता है, हिंदी में इकाई बोलते थे और मात्रक भी कहीं कहीं आपको देखा मिलेगा। ठीक है, तो जूल क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज वॉट, जूल पर सेकेंड इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी, द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर न्यूटन। ठीक है, तो ऊर्जा की इकाई वाट है,
या फिर जूल प्रति सेकंड भी ऊर्जा की एक इकाई है। शक्ति की इकाई जूल प्रति न्यूटन सेकंड है। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल एकदम हलवा है, एकदम बिल्कुल बेसिक से कुछ मात्रकों के बारे में लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट सही है बेटा, जूल कार्य का मात्रक होता है, यानी कि जूल जो होता है वो कार्य का यूनिट होता है। ये आपको याद रखना है और ये आपको क्या है, सही जवाब भी है। ठीक है, राइट है, क्लियर है? डन, क्लियर, डन। कार्य क्या होता है बेटा? कार्य जब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कार्य बोलते हैं। डब्ल्यू बराबर एफ अपॉन टी होता है। साहब क्लियर, डब्ल्यू बराबर एफ अपॉन टी होता है और इसका जो मात्रा होता है जूल होता है। याद रखेंगे, जूल जो मात्रा होता है वो एसआई मात्रा होता है। ठीक है बेटा, यह इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, राइट, राइट, डन है। यह इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है बेटा, क्लियर, डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब आइए यहाँ पर जब हम बात करें ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई वाट होती है। ये कह रहा है ऊर्जा की इकाई वाट होती है, जबकि ऊर्जा की इकाई क्या होती है बेटा? ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई जूल होती है। क्या होती है बेटा? ऊर्जा की इकाई जूल होती है। ठीक है, तो ऊर्जा की इकाई यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो गलत है ये गलत है, और यहाँ पर ऊर्जा की इकाई ठीक है, क्लियर है जी? डन, दिक्कत? नो दिक्कत। नेक्स्ट मेरे पास क्या बेटा? जूल पर सेकंड किसी ऊर्जा की एक इकाई होती है। बताओ जी, जूल प्रति सेकंड इकाई होती है, जूल प्रति सेकंड इकाई होती है। पता है, जूल प्रति सेकंड जो इकाई होती है बेटा वो किसकी होती है? वो पावर की होती है, शक्ति की होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये हो गलत होगा, यहाँ पे लिखेंगे पावर, कैसे गलत? ठीक है, राइट, तो जूल प्रति सेकंड की इकाई क्या होती है? जूल प्रति सेकंड होती है, यहाँ पे ये गलत है। राइट, क्लियर है? डन है जी? ठीक है, यानी कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य की यूनिट जूल होगी, ऊर्जा की यूनिट जूल होगी, शक्ति का जो यूनिट होती है वो पावर होता है, पावर का यूनिट वाट होता है। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर, डन है? ठीक है, और यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है, तो न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक। कोई दिक्कत है तक? बिल्कुल बेसिक सी बात है। ठीक है, चलिए एक चीज याद रखें बेटा, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है सर, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? एक हॉर्स पावर कितना होता है बेटा? ये बहुत ही बेसिक सा बेसिक चीज है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 746 वाट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर के बराबर। ठीक, तो एक हॉर्स पावर के बराबर 746 वाट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है साहब, क्लियर है? डन है, कोई दिक्कत है तक? क्लियर, चलिए एक चीज आप मेरे को बता दीजिए सर, कार्य के बारे में बात करेंगे। कार्य कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है या सदिश राशि है? बताओ। कार्य एक अदिश राशि है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है बेटा। कार्य एक अदिश राशि है, वैसी राशि जिसमें दिशा का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, वैसी राशि को हम कार्य बोलते हैं, वैसी राशि को हम राशि बोलते हैं। और जहां पर हम दिशा के साथ साथ हमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी जरूरत होती है, उसे हम बोलते हैं सदिश राशि। दो प्रकार की राशि हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, मेरे पास एक राशि है चाल। चाल अगर हम पकड़ चलेंगे तो चाल हमारे पास रहेगा बेटा, चाल जो रहेगी वो अदिश राशि है। ठीक है, तो चाल हमें पता चलता है, चाल बोलते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। लेकिन एक सेम राशि है, दूसरी राशि है वेग। जब हम वेग की बात करेंगे तो वेग में क्या होता है बेटा? परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी होती है, इसलिए वह एक सदिश राशि। दोनों सेम ही चीजें हैं, बट एक में क्या है, एक में दिशा की जरूरत पड़ रही है और एक में बिना दिशा के काम चल जाए। ठीक है, जिसमें दिशा की जरूरत पड़ेगी वो सदिश राशि होगी, सदिश यानी कि दिशा के साथ, अदिश यानी कि दिशा के साथ के। ठीक है, राइट, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वित्त संस्थान आजादी के समय भारत में स्थापित किया गया था? राइट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वित्त संस्थान आजादी के समय भारत में स्थापित किया गया था? विकल्प आपके सामने मौजूद है, कमेंट करेंगे, बताएंगे सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म संस्थान आजादी के समय, बात हो रही बेटा कब की? बात हो रही है आजादी के समय की। और कौन सा संस्था स्थापित की गई आजादी के समय? संयुक्त देयता समूह, ग्रामीण सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह, या फिर ग्रामीण मॉडल बैंक? क्या बेटा सही जवाब? क्या बेटा सही जवाब? यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर सही जवाब है वो है ग्रामीण सहकारी समितियां। क्या बेटा आप बोलेंगे? विकल्प भी यहाँ पर क्या है, सही जवाब रहेगा आपका विकल्प। ठीक है, क्लियर बेटा, डन है, कोई दिक्कत है तो? ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। ठीक है, ठीक है,
अब देखो मैं कभी कभी इधर खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, बाई मिस्टेक कभी भी कमेंट पे ध्यान नहीं जा रहा है, तो ऐसा मत समझो कि मैं किसी कमेंट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। आई एम वॉचिंग, मैं हमेशा हर कमेंट को आपको देखता हूँ, और अब मैं आप जो बाद में भी कमेंट करते हैं उनका भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, और करूंगा भी, ठीक है। आप सब बच्चे कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार, अपनी सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। सभी प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, जहां भी चाहे वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर बात हो रही थी बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह वित्त संस्थान आजादी के समय भारत में स्थापित किया गया था, राइट। तो यहाँ पर सही जवाब जो रहेगा, बट सही जवाब रहेगा विकल्प बी, यानी कि बेटा रूरल कोऑपरेटिव्स की बात हो रही है, ग्रामीण सहकारी समितियों की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, राइट। यहाँ भारत में क्या हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस की बात हो रही है, ठीक है? और बात करेंगे इनके इतिहास के बारे में समझेंगे, माइक्रो फाइनेंस की बात करेंगे, सूक्ष्म वित्त आयोग की बात, सूक्ष्म वित्त संस्थानों की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम याद पर एक चीज देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे भारत में ग्रामीण सहकारी समिति, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं सहकारी समिति, तो सहकारी आंदोलन को आप जानेंगे पहले, ठीक है। तो सहकारी आंदोलन आजादी से, सहकारी आंदोलन का इतिहास आजादी से पहले का है, ठीक है, राइट। तो पहली बार जब हम बात करेंगे भारत में पहली सहकारी ऋण समिति, तो पहली सहकारी ऋण समिति कब स्थापित हुई थी साहब? पहली सहकारी समिति, पहली पहली सहकारी ऋण समिति, ठीक है। तो पहली सहकारी ऋण समिति की जब हम बात करें बेटा, तो पहली 1904 में 1904 में स्थापित की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास कितना पुराना है, ठीक है। तो भारत में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम आया था, सॉरी अधिनियम, ठीक है, समिति के साथ अधिनियम, ठीक है, अधिनियम था बेटा 1904 में, तो समिति की स्थापित हुई थी, ठीक है? बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1904 में आजादी कब मिली, 1947 में, यानी कि इतना पुराना अधिनियम था जो बात कर रहा है किसकी, सहकारी समिति, ठीक है, क्लियर। क्लियर, डन है, कोई दिक्कत आती है, ठीक है। तो आजादी के समय की जब हम बात करेंगे, तो 1947 में स्वतंत्रता के समय ग्रामीण क्षेत्रों में सहकार जो जो साहूकार होते थे उनके चंगों से बचाने के लिए, ठीक है, किसानों को, तब सहकारी समितियां ही एक ऐसा ढांचा थी जो उन्हें सहारा दे सकती थी, ठीक है, क्लियर। इसका उद्देश्य क्या था, तो सहकारी समितियों को गठित किया गया था। इसका उद्देश्य होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किसानों को खेती के लिए कम ब्याज दर पर, ठीक है, तो कम ब्याज दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराएं, ठीक है, ताकि उनकी बचत करने की आदत बने, ताकि वो बचत कर पाए। अब मुझे बताइए कि एक जमींदार है, उसने किसी साहूकार से पैसा लिया, ठीक है? साहूकार का कॉन्सेप्ट क्या था, ब्याज पर ब्याज लगाना, ठीक है। अभी भी बहुत सारे साहूकार हमारे यहाँ मौजूद होते हैं इतिहास में, ठीक है, इतिहास में क्या अभी भी मौजूद है वर्तमान में, ठीक है। तो उनका क्या कॉन्सेप्ट चलता है, उनका चलता है कि भाई आप हमें, आपसे कुछ पैसे ले लिए, आपने उनसे कुछ पैसे लेंगे तो आप बदले में उन्हें कुछ देंगे, फिर वो चीज़ आपको वापस नहीं मिल पाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट जो चलता था वो पहले भी चलता था, ठीक है। तो वो करते थे ब्याज पर ब्याज लगाना, ठीक है? एक चक्रवृद्धि ब्याज लगा देते, वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देते थे लोगों पर, तो ऐसे वो लगातार जो चंगुल था कर्ज का उसमें फंसे रहते थे, ठीक। उसको ब्रेक करने के लिए सहकारी समितियां आगे आई थी, ठीक है, यानी कि कम ब्याज दर पर वो पैसे उपलब्ध कराए, यानी कि ब्याज कम देना पड़े उन्हें। जब ब्याज कम देंगे तो कुछ पैसा उनके पास रहेगा, अगली बार वो फिर कम ब्याज कम ऋण लेंगे, इस तरह से उनकी बचत की जो भावना है वो बढ़ेगी, क्लियर, डन। तो ये तो हमारा था सेल्फ हेल्प, इनकी बात हुई थी, ग्रामीण सहकारी समिति की हमने बात की। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सर, एक दिख रहा है मेरे को स्वयं सहायता समूह की अगर हम बात करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की शुरुआत जो हमें देखने मिलती है, इसकी शुरुआत हमें 1970 के दशक में देखने को मिलती है, ठीक है। जब हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बात हुई थी वह 1970 के दशक में हमें प्रारंभ होती हुई दिखती है, ठीक है साहब, क्लियर, ठीक है। फिर इसे प्रमोट किया, और इसे प्रमोट की सबसे ज्यादा प्रमोट किया इसे नबार्ड ने, ठीक है। तो 1992 में नबार्ड एक संस्था स्थापित की गई जो कृषि को फाइनेंस करती है, ठीक है, राइट। तो उसके द्वारा जो हमारे एसएचजी है और बैंक को लिंक किया उसने, और एक कार्यक्रम बनाया जिससे बड़ी पहचान मिली, जिसके कारण से आज आप देख पाते सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या है, एक अलग ही पहचान हमारे समाज में है, ठीक है, क्लियर। डन है जी, कोई दिक्कत। एक मेरे पास क्या दिख रहा है, ग्रामीण मॉडल बैंक। ग्रामीण मॉडल बैंक को आप देखेंगे सर, ग्रामीण मॉडल बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है बांग्लादेश के एक बहुत ही बड़े, है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की, है ना, जिन्होंने अभी वर्तमान में सरकार में जो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मतलब मैंने इस तरीके से बताया, बहुत महान व्यक्ति मैं कहूँगा नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ ना कि काम तो उन्होंने ग्रामीण बैंक के लिए किया, और नोबेल पुरस्कार मिला शांति के लिए। शांति कैसी हो रही है कि वहाँ पर हिंदुओं के लगातार संख्या कम होती जा रही है, और लगातार वहाँ हत्याएं हो रही हैं, इस प्रकार की शांति वहाँ करा रहे हैं, शांति पुरस्कार आपको मिला है। शांति कहाँ है, शांति कोई लड़की का नाम नहीं है,
शांति कोई आंटी का नाम नहीं है जिसे आप समझ लेंगे कि शांति की यही शांति। ठीक है, राइट। तो बेटा उन्होंने ग्रामीण विकास बैंक का, सॉरी, ग्रामीण मॉडल बैंक उन्होंने दिया था 1970 के दशक में। ठीक है, और इस मॉडल के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास है सर संयुक्त देयता समूह। ये क्या होता है संयुक्त देयता समूह? ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा 2004-5 के आसपास नबार्ड ने उन लोगों के लिए दिया था, नबार्ड ने उन लोगों के लिए दिया था जिनके पास गिरवी रखने के लिए जमीन नहीं थी। यानी वैसे लोग जिनके पास जमीन रखने की नहीं है, सॉरी गिरवी रखने के लिए जमीन नहीं है, उल्टा बोल दिया है ना, गिरवी रखने के लिए जमीन नहीं है, वैसे लोगों के लिए यह एक कॉन्सेप्ट लाया गया नाबार्ड के द्वारा। ठीक है साहब, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। डन है। तो दिक्कत है तक, आई होप इट इज क्लियर। डन। तो एक चीज बताइए मेरे को सर, बैंक की जब हम बैंक की तरफ चलेंगे तो आप एक चीज, बैंक का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा बैंक का लेकर राष्ट्रीयकरण। ठीक, राइट। तो मुझे बताइए सर बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में हुआ, आप सभी को पता है। क्यों किया गया राष्ट्रीयकरण, क्या पर्पस है? एक चीज आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, जब सरकार कोई काम करती है, जब सरकार के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वह जन कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसको, आप रेलवे को ले, सरकार की बहुत सारी इंडस्ट्री है जो घाटे में चलती है, लेकिन सरकार उन्हें फिर भी बैक करती है। क्यों करती है? बहुत सारे लोग कह देते हैं कि सर इनको बंद कर दो, घाटा चल रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो अभी क्या हो रहा है, स्कूल बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो वो लगातार घाटा हो रहा है। भाई सरकार और प्राइवेट कंपनी में क्या फ़र्क है? ये तो फ़र्क है, सरकार जो काम करती है वो जन कल्याण के लिए करती है, और प्राइवेट जो व्यक्ति काम करेगा वो अपने फायदे के लिए करेगा। तो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो बताइए जब ऐसा होगा, अगर सरकार भी फायदे के लिए ही काम करेगी तो जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसका कौन सोचेगा? ठीक है, तो सरकार, इसीलिए सरकार के जो अधिकतर उद्यम है वो घाटे में चले होते हैं। सरकार उन उद्यमों को फायदे और घाटा सोच के नहीं लगाती है, वह जन कल्याण को सोचकर लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में बेटा बैंकों का राज्यकरण हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इसी कड़ी में। क्यों हुआ था? कि जो बैंक थे, प्राइवेट बैंक हैं, तो वह ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंचते थे। ग्रामीण इलाकों में देखोगे तो वहां पर आपको पैसा कम मिलेगा। भाई भाई बैंक क्या करता है? बैंक कहता है कि आपसे पैसा लेना है ना, आपको 2% देना और कमीशन खा के आगे 7% पे देना उधार। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, तो 100 रुपये यहाँ से लिए रमेश से, ठीक है, आगे 90 उधार, 90 उधार बांट दिया आपस में, और 10 रखे रखे कि रमेश कभी मांगना है तो रमेश को दे देंगे, है ना? ठीक है ना, ये काम है, रमेश को ब्याज दे रहे 2%, वहां से ले रहे 7%। इस तरीके से बैंक काम करता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ओनली बैंक का। ठीक है, लेकिन बैंक अगर, मुझे बताइए जो जो व्यक्ति गाँव का है उसके पास कहाँ है पैसा? जब भारत 1969 के भारत को आप सोचिए, अभी वर्तमान में तो है। जब देश आज़ाद हुआ है उस समय के भारत को इमेजिन करके गांव में ज़्यादा पैसा था? नहीं पैसा, तो भारत में पैसा वैसे ही कम था, तो बैंक नहीं पहुंच रहे थे गांव में। तो सरकार आई 1969 में, सरकार आगे बढ़ के आई और सरकार ने कहा ये बैंक है, और ये सरकारी बैंक है, ये गाँव में जाकर फिक्स कर दिया कि ये ब्रांच यहाँ खुलेगी खुलेगी। अब वहाँ घाटा हो रहा है, फायदा हो वो नहीं मिल। ठीक है, इसलिए सरकार, राष्ट्रीयकरण इसलिए किया जाता है, ठीक है, ताकि वो क्षेत्र जहाँ पर वह इंडस्ट्री नहीं पहुंच रही है और वहाँ पर लोग, उससे फायदा होगा लोगों को, इसलिए वो इंडस्ट्री वहाँ पर स्टेब्लिश की जाती है ना चाहते हुए। सरकार को पता होता है कि ये इंडस्ट्री से फायदा नहीं होगा, फिर भी वो स्टेब्लिश की जाती है जन कल्याण के लिए। ठीक है, सरकार की बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी चलती हैं। ठीक है, राइट। तो फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं सबको प्राइवेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, भाई अगर प्राइवेट कर देंगे तो सब कुछ प्राइवेट अगर कर दोगे तो जन कल्याण का क्या हो? भाई प्राइवेट करने का मतलब है कि लोग पर्सनल फायदे की बात करेंगे। ठीक है, राइट। बस ये वाला कड़ी नहीं जोड़ पाते लोग। तो 1969 में ये कॉन्सेप्ट आया। फिर बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं बैंकों को, एक डेवलपमेंट की कड़ी हुई, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, यानी कि RRBI 1975 में। फिर थोड़े आगे बढ़ोगे आप तो आपको देखेंगे MFI बाद में आए, ठीक है, 1990 के बाद। MFI 1992, 1990 के बाद MFI आए थे। ठीक है बेटा, क्लियर? डन है, डन है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ। कोई कंसर्न है? कोई भी कंसर्न? चलिए,
पोडियम ठीक कर लेता हूँ भाई, पोडियम का इधर थोड़ा सा और करना पड़ेगा इधर, मुझे लगा कर क्यों करना पड़ेगा। बोला मैं सर कि तुम तो क्लास में पोडियम करने लग जाओ ना, सही होता है जब सिंगल में भी होता है ना, सारे काम करने पड़ते हैं अपने आप ही। ना सोचे क्या क्या ठीक है, जो हो जाए वो ठीक, जो नहीं हो जाए वो सही, ठीक है। चलिए, राइट, ठीक है साहब। आई होप इट इज क्लियर पॉइंट था, कोई दिक्कत आपको नहीं है, डन है। चलिए हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा अगला प्रश्न, ठीक है। क्या बेटा, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की एक आत्मकथा है, ठीक है। पीटी ऊषा, मैरी कॉम, मिल्खा सिंह, सौरभ गांगुली। बताइए सही जवाब क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो राइट, यहाँ पर बात हो रही है द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। इसकी बात हो रही है द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। मुझे बताइए दौड़ से यानी रनिंग से जो धावक है वो कौन सा धावक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सौरभ गांगुली यहाँ पर रनिंग से जुड़े हुए हैं, वो क्रिकेटर हैं। मिल्खा सिंह रनिंग वाले हैं। मैरी कॉम यहाँ पर मुक्केबाज हैं। एंड पीटी ऊषा यहाँ पर रनिंग है, ठीक है। तो दो व्यक्ति यहाँ पर मुझे रनिंग को दिख रहे हैं, यानी कि एक सिंपल सा लॉजिक अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पर मुझे संभावना दिख रही है कि 50% मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। राइट, यानी कि दो ऑप्शन में से एक लगाऊंगा तो, ठीक है। राइट, क्लियर। लेकिन ये सही जवाब किसका बेटा, यहाँ पर मिल्खा सिंह यहाँ पर आप याद रखेंगे। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है वो मिल्खा सिंह का है, आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो हाथ लगाने के बाद भी आवाज आ रही है माइक, क्या कर सकते, ठीक है, डन है, क्लियर बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए प्रश्न ये है बेटा कि जो कि ये बार बार रिपीट होती हुई बुक मुझे दिख रही है, इसलिए मेरे को इसके बारे में आपको बताना ही है, और आप इसे याद रखेंगे भी, ये आपकी मजबूरी है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है याद नहीं रखने का, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, और इसका जो आप एक चीज़ और जरूर याद रखेंगे बेटा, इसको लिखा किसने था, इस बुक को लिखा किसने है, तो मिल्खा सिंह के साथ मिलकर उनकी बेटी ने, ठीक है, ठीक है, सोनिया सावलंका, ठीक है, नाम क्या है, सोनिया सावलंका जी ने लिखी है ये, ठीक है। इस इसका जी अगर हम बात करेंगे विषय वस्तु अगर जानेंगे, तो इनके जो विषय वस्तु आप देखेंगे तो पूरी मूवी, जो आपने मूवी देखी ना वो भाग मिल्खा भाग, ठीक है, वो मूवी का जो पूरा सीक्वेंस है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस बुक पर बेस्ड है, ठीक है। चाहे वो बंगा, चाहे हम विभाजन की बात करें, चाहे वो सेना में भर्ती होने की बात करें, ठीक है, चाहे हम उनके दौड़ने के जुनून जो था उसके अंदर बात करें, चाहे वो 1960 रोम के ओलंपिक की बात करें, ठीक है। राइट, आप किसी भी सब चीज़ वहाँ से आप कनेक्ट कर से करके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बुक है ना, वो बुक इसी बुक पर बनाई गई, ठीक है। वो मूवी है, उस मूवी में पूरा रेफरेंस इसी बुक का, तो फोकस नहीं कर, पिलर मार रहा है, ठीक है साहब, क्लियर है, डन। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, क्या बेटा, भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से किसे गलत शर्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। यानी कि क्या बोला आपसे, गलत पूछा गया, ठीक है। राइट, आपसे क्या पूछेगा, आपसे गलत पूछा गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेटमेंट वाले सवालों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट वाले सवालों को, और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर गलत पूछा गया, ठीक है, यहाँ पर गलत पूछा गया है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे सर गलत क्या है। विकल्प देखेंगे, जन्म द्वारा नागरिकता, प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता, संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, या वंश द्वारा नागरिकता, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा आधार है जिनके आधार पर भारत में नागरिकता नहीं दी जाती, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्लियर, डन है जी। ठीक है, तो ये भारत में जब हम नागरिकता की बात करेंगे, जब नागरिकता वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा बेटा कि संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में कोई भी नागरिकता नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होता है कि आपकी संपत्ति अधिग्रहण कर ली गई और आप कहते हैं जी मेरी संपत्ति अधिग्रहण हुई है इसलिए मैं भारत का नागरिक हो गया, ऐसा कॉन्सेप्ट भारत की नागरिकता के लिए नहीं है, ठीक है। अगर हम जब बात करते हैं भारत की नागरिकता को लेकर, तो भारत में कैसी नागरिकता बेटा, सॉरी, ठीक है। चलिए तो थोड़ी नागरिकता को लेकर चलेंगे। अगर हम नागरिकता समझेंगे, आप नागरिकता चलेंगे बेटा, तो आप नागरिकता भारत संविधान के भाग 2 में देखने को मिलेगा, और भारत के संविधान में 5 से लेकर 11 तक इसके सारे क्लॉज हैं। और भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से गया है, ठीक है। अब एकल नागरिकता और डबल डुअल नागरिकता क्या होती है, ठीक है।
तो बात यह बेटा एकल नागरिकता जब हम बात करते हैं, एकल नागरिकता यानी कि आप एक टाइम पर एक ही नागरिक रहते हैं, यानी कि भारत में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिस तरीके से अमेरिका में है। अमेरिका में कॉन्सेप्ट ये है कि आप देश के नागरिक होने के साथ साथ राज्य के नागरिक भी होते हैं, यानी कि आप दोनों ही प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप जैसे कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो आप भारत के भी नागरिक हो और आप उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हो, ये हो गया डबल सिटीजन, ठीक है, राइट, यानी कि दुहरी नागरिकता, राइट। वही हम बात करेंगे भारत में एकल नागरिकता होती है, यानी कि भारत में राज्य के आधार पर कोई भी नागरिकता नहीं दी जाती है। ये आपको याद रखने की जरूरत है बेटा, ठीक है साहब, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत है? ठीक है, क्लियर। जब हम बात करें भारत में नागरिकता देने का कॉन्सेप्ट जो है, तो भारत में नागरिकता, भारत की नागरिकता के लिए 1955 में एक अधिनियम आया था, ठीक है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारत नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, संशोधित भी किया गया बाद में, अभी हम सारी बातें कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो 1955 की यहाँ बात होगी, इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए थे, ठीक है, 5 प्रकार से नागरिकता की बात की गई। कितने प्रकार से की गई बेटा? 5 प्रकार से नागरिकता की बात यहाँ पर, ठीक है, राइट, 5 प्रकार से नागरिकता की बात यहाँ पर की है। कौन सी बेटा याद रखेंगे? कौन सी? एक बार जूम कर देते हैं, फिर बाद में से क्लोज कर दो, ठीक है। चलिए, कौन सी नागरिकता की बात हुई थी यहाँ पर? 5 प्रकार की नागरिकता की हम बात कर रहे थे। पहला कौन सा होगा? पहला होगा बेटा वंश के आधार पर, ठीक है, तो पहले जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा बेटा? वंश के आधार पर होगा। दूसरा होगा, एक और होगा जन्म के आधार पर, बेटा जन्म के आधार पर हो गया, राइट। तीसरा क्या होगा? रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं आप, पंजीकरण के माध्यम से कर सकते हैं, पंजीकरण के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा बेटा प्राकृतिकरण से, ठीक है साहब, राइट। और नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा क्षेत्र समावेशन। क्या रहेगा बेटा? क्षेत्र समावेशन। क्षेत्र समावेशन एक एक वर्ड को समझा दूंगा, डोंट वरी। क्षेत्र समावेशन क्या होता है अभी बताया जाएगा, एक आप थोड़ा समय देखिए, सब्र थोड़ा सा रखना है बेटा चैप्टर, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है और पहली बार मुझे लग रहा है क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताई जा रही है, तो थोड़ा रुक के बताएंगे आराम से, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो यह बात हो रही थी बेटा नागरिकता को लेकर। मैंने आपको क्या बताया सर? नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 के तहत आपको मिल जाती है। संविधान की अगर बात करें कौन कौन से अनुच्छेद देखने को मिले, तो आप बोले सर संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 मिल जाता है। एकल नागरिकता कॉन्सेप्ट है और यह ब्रिटेन से लिया गया कॉन्सेप्ट है। जब हम बात करते हैं नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार के कानूनी तरीके हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बात की सर वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा और क्षेत्र समावेशन के माध्यम से, ठीक है। बात कर लेते हैं 1 बाई 1, ठीक है। तो पहला मैं देखो सर, मेरे पास है पहला वंश के आधार पर, ठीक है। वंश का मतलब क्या हो गया? जब कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है, तो क्या होगा? इस आधार पर आप वंश के आधार पर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है सर, नेक्स्ट मेरे पास है जन्म के आधार पर, ठीक है साहब, क्लियर। यदि कोई व्यक्ति का जन्म भारत में पैदा हुआ है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक समय, लिमिटेड समय है, नियम और समय अलग अलग है, तो वो आप मैच करने होंगे, ठीक है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर पॉलिटिकल क्लास हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा पर ब्रीफ में आपको करूंगा, इसके अलावा मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि अलग ही सेशन है जो आपको CS365 के प्लेलिस्ट में जाके, फाउंडेशन बैच में जाके मिल जाएगा, वहाँ डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी फ्री है ना जी, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास सर दिख रहा है मुझको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, ठीक है, या फिर भारत के नागरिक से वह विवाह करने वाला है, वैसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट में सामने विकल्प है बेटा प्राकृतिकरण के, नेचुरलाइजेशन के द्वारा। तो यह कहता है जब कोई विदेशी व्यक्ति बहुत लंबे समय से भारत में रह रहा है, ठीक है, राइट, और वह जो दी गई शर्तें हैं उसे पूरा करता हो, ठीक है, जैसे कि वह 7 वर्ष तक लगातार भारत में रहे, ठीक है, भारत में स्थापित किसी भाषा को बोलना जानता हो, ठीक है, उसका स्पेशलाइजेशन हो, राइट। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको आप पूरा करेंगे तो आपको प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है साहब। अगला मेरे पास सर क्या है? क्षेत्र समावेशन, यानी कि यदि क्या होता है कि कोई नया क्षेत्र है और वह भारत का हिस्सा बनता है, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक बन जाएंगे स्वतः ही, ठीक है। जैसे कि हमने 1961 में गोवा को क्या कहता है मर्जी किया था, एंड 1975 में हमने सिक्किम को मर्जी किया था, तो वहाँ के जो लोग हैं उस
स्वतः ही क्या हो गए, वह स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए। ठीक है बेटा, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर। जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो बहुत सारे दोस्त हैं जो गोल्डन वीजा की बात करते हैं। कई सारे देश हैं जो गोल्डन वीजा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि आप पैसे देकर के, कुछ पैसे देकर के क्या कर सकते हैं, वहाँ की नागरिकता बन ले सकते हैं। आप कुछ फीस दीजिए, वहाँ पर इन्वेस्ट की अर्थव्यवस्था में, तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, भारत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है साहब, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत है तक, ठीक है। चलिए, जब हम बात करें सर नागरिकता की, तो हम बात करेंगे सर नागरिकता देने का तरीका हो गया, फिर नागरिकता छीनने का भी तो कुछ होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर नागरिकता का अंत भी देख लो जब आप ऐसी बात कर रहे हो तो। ठीक है, तो नागरिकता किस तरीके से आप छीनी नागरिकता छीनने का, सर नागरिकता देता कौन है, नागरिकता संसद देती है, संसद देती है, संसद का एक मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, आप जाएंगे तो देन प्रोसेस विल बी, ठीक है, क्लियर, डन है। तो पहले जब नागरिकता छिनती कैसे, नागरिकता जाति कैसे बेटा, नागरिकता का अंत कैसे होता है, तो आप याद रखेंगे। पहला तो आप स्वेच्छा से त्याग सकते हैं, स्वेच्छा से आप त्याग सकते हैं नागरिकता को, स्वेच्छा से त्यागना, पहले तो आप क्या कर सकते हैं, स्वेच्छा से त्याग सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले तो आप स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग सकते हैं, पहली चीज जो आपको याद रखनी है। ठीक है साहब, क्लियर, डन। या फिर ऐसा हो गया कि आपने, आप भारत के भी नागरिक हैं और भारत, आपने किसी और देश की नागरिकता भी ले ली, ठीक, और देश की नागरिकता ले ली, किसी और देश की नागरिकता आपने ले ली, देन भी इस केस में भी बेटा आपकी नागरिकता चली जाती है। ठीक है, इस केस में भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, क्लियर, इस देश में सरकार आपकी नागरिकता ले लेगी। डन है जी, क्लियर, ठीक है, क्लियर। आप स्वेच्छा से त्याग सकते हैं, आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले सकते हैं, या फिर एक तरीका है सरकार आपको वंचित कर दे नागरिकता से। उसका रीजन क्या है, कोई आपने देश की अखंडता और देश की अखंडता को, देश के सम्मान को खतरे में डाल दिया। ठीक है, सपोज करो आप, भारत का किसी का युद्ध चल रहा था और भारत के सीक्रेट प्लानिंग थी आपने शेयर कर दी। ठीक है, तो उस समय पर नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होगा, वो चीज़ खत्म होगी, सेटल होगा, आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपके साथ साथ आपके बच्चों की भी चली जाएगी जो 18 साल से ऊपर के, जो 18 साल से कम करेंगे उनकी नागरिकता नहीं। ठीक है, राइट, तो यहाँ पर सरकार वंचित कर सकती है, इस तरीके से सरकार द्वारा वंचित, इस आधार पर सरकार वंचित कर सकती है आपकी नागरिक। ठीक है साहब, क्लियर। तो तीन तरीके हैं जिनके आधार पर सरकार आपकी नागरिकता छीन, ठीक है साहब, क्लियर। डन है जी, कोई दिक्कत आता, चलिए। अभी अब बात करें सर, हाल ही में 2019 में संशोधन हुआ। ठीक है बेटा, 2019 में हुआ है, इस अधिनियम में संशोधन हुआ है, कब हुआ है बेटा, 2019, राइट। जब संशोधन हुआ तो बहुत ज़्यादा हाउ हल्ला हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिकरण की शर्तें हैं उसमें ढील थोड़ी सी, और कहा गया था सर विशेष रूप से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए नागरिकता दी जाए, ठीक है, प्राकृतिकरण के माध्यम से। ठीक है, उसमें थोड़ी सी ढील यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, चलो जी, ठीक है, डन, कोई दिक्कत है तक, ठीक है। भाई वो यहाँ पर जो, यहाँ पर आप याद कर लेंगे, डेट्स थोड़ी सी हैं। ठीक है, जन्म वाले में डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जन्म के लिए डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि अगर आपका, आप अगर 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक हुए हैं, ठीक, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उस समय पर जन्म आपका हुआ है तो आप भारत नागरिक बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो आपके माता पिता में से एक कम से कम भारतीय होना चाहिए। इस तरीके से अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो आपके माता पिता दोनों भारतीय होना चाहिए, राइट, क्लियर। या फिर कम से कम एक भारतीय हो तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल माइग्रेंट्स ना हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट एटलीस्ट हो। ठीक है, तो ये डेट चीज जो आपको याद रखनी है, और बहुत ही ज़्यादा जरूरी ये प्रश्न आपके लिए रहेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये पहली बार हमने डिस्कस किया है आपके सामने। ठीक है साहब, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, अगर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है बेटा, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के रेजोल्यूशन में सुधार लाने के लिए 47 में होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, यानी क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया सर होलोग्राफी सिद्धांत किसने, ठीक है, देखो
हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर पीआई और वो सब, ठीक है। बट अब वो, अगर मैं वो पीआई और वो से यहाँ पर करने जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। नागरिकता के लिए पूरा डेडिकेटेड एक चैप्टर है आपकी बुक, ठीक है। राइट, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको नागरिकता से संबंधित कोई भी कंसर्न अगर आपको है, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा छू के बता रहा हूँ, थोड़ी ये चीज़ें हैं जो आपके लिए बेसिक्स हैं। बहुत डिटेल आपको करनी है तो आप GS 365 के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे पॉलिटी फाउंडेशन, वहाँ पर डालेंगे सर ऐसे ऐसे, क्लिक करेंगे और बोलेंगे नागरिकता, तो नागरिकता के लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर वहाँ पर है, एंड वहाँ बहुत ही डिटेल में आपके स्लाइड के माध्यम से आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए साहब, डन है जी। चलिए ठीक है, आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या कर रहा था, प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा होलोग्राफी का सिद्धांत किसने दिया। सिंपल सा सिद्धांत है, और आप बोलेंगे सर यहाँ पर सही जवाब रहेगा डेनिस गैबोर। क्या रहेगा बेटा सही जवाब, डेनिस गैबोर यहाँ पर सही जवाब रहेगा। इस खोज का उद्देश्य बेटा कि 1947 में जो ब्रिटिश हंगेरियन बहुत जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन को जो स्पष्टता है उसको ठीक करने की कोशिश की। ठीक, ठीक है, बस डन है, क्लियर, ठीक है। चलिए, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्हें न्यूज़ में नहीं है, न्यूज़ में नहीं है, वो आदत से मजबूर हूँ तो बोल दिया, ठीक है। तो 1971 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ये फैक्ट है जो आप याद रखेंगे। 1971 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया, भौतिकी का नोबेल इन्हें दिया गया था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्लियर। चलिए करने अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तर भारत में गुजर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में किसके बीच हुआ। ठीक है? त्रिपक्षीय संघर्ष की यहाँ पर बात हो रही है, आपसे पूछा गया है त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था, ठीक है, क्लियर। तो ऊपर तो रहे बेटा, पश्चिम में तो रहे हमारे, ऐसे लगा लेंगे आप सीधे सीधे, तो बाकी तीनों ही क्या है, तीनों ही लगभग बीच के हैं, बीच के यानी कि नॉर्थ में ज़्यादा नहीं है, साउथ में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्या पूछा है, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, खास जब आप पढ़ेंगे सॉरी, जब हिस्ट्री आप मैप में जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, तो अगर ये बाउंड्री यहाँ से लग रही है किसी राज्य के द्वारा, ऐसे शेयर हो रही है, तो आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ठीक है। अब मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष देखा गया है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा गया कि सर उत्तर भारत के तो गुजर रहेंगे, ठीक है, उत्तर भारत के तो गुजर रहेंगे, ठीक है। दक्षिण में आप पाल देखेंगे, पाल और गुजर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, ठीक है, तीनों का त्रिपक्षीय कॉन्टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर सही जवाब रहेगा विकल्प डी, ठीक है, सॉरी विकल्प बी, ठीक है साहब, क्लियर है। और सारा कलेश किस बात का था, कन्नौज पर कब्जा करने का, ठीक है? तो त्रिपक्षीय संघर्ष था पूरा, जो ट्रिपाटा आप ट्रिपाटा स्ट्रगल बोलते हो, उसमें कन्नौज पर अधिकार करने का मेनली संघर्ष था, ठीक है, राइट। तो गुजर की जब हम बात कर रहे थे, गुजर हम देख रहे हैं गुजर प्रतिहार, आप जब बात करेंगे गुजर प्रतिहार बेटा, ये आपको लगभग यहाँ मिलेंगे साहब, क्लियर, डन है। इस तरीके से जब आप जाएंगे पाल वंश देखने को मिलेगा आपको बंगाल के आसपास का, यानी कि के आसपास का, लेकिन थोड़ा थोड़ा से बाउंड्री छूती हुई मिलेगी, ठीक है साहब, क्लियर। इस तरीके से आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो राष्ट्रकूट आपको मिलेंगे दक्कन के, ठीक है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिर्फ तीनों एक जगह ही है, लेकिन इन दोनों की तुलना में राष्ट्रकूट साउथ में, बस ये आपको समझने की बात है, ठीक है, क्लियर, डन है जी, कोई दिक्कत है तक, ठीक है बेटा। तो जब हम उत्तर की बात हुई तो यहाँ पर आपको मिलेगा सर, यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो किसका है, आप बोलें सर गुर्जर प्रतिहार का है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये पाल वंश का है, क्या है? ये रहेगा हमारा किस कौन है? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, ठीक है बेटा, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत है तक नहीं है, ठीक है। अब बात करें संघर्ष को लेकर के स्ट्रगल में था क्या बेसिकली, तो था क्या बेटा, हर्षवर्धन शासनकाल के बाद कन्नौज उत्तर भारत की राजधानी का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि जब हर्षवर्धन शासनकाल में कन्नौज को उन्होंने राजधानी बनाया था, ठीक है, ये आपको पता है बेसिक चीज है, ठीक है। अब जो कैपिटल रहती है किसी स्टेट की, उस पर कब्जा करने का मतलब होता है पूरे उस स्टेट को कंट्रोल करना, ठीक है? तो पहले सत्ता का केंद्र दिल्ली हुआ करता था, तो हमला दिल्ली पर होता था, ठीक है, राइट। अब सत्ता का केंद्र क्या था, कन्नौज था, ठीक है। तो कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए तीनों में युद्ध हुआ, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ था, ठीक है? इसका 200 वर्षों तक यह युद्ध लगातार चलता रहा,
अब ऐसे नहीं कि लगातार लड़ ही रहे, ठीक है, कभी कोई आपस में लड़ रहा है, सब जो छद मुद्दे वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, राइट। लेकिन 200 वर्षों तक लगातार कन्नौज पर कब्जा करने के लिए तीनों शासक आपस में लड़ते हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक है, और बात ये थी जब तीनों आपस में लड़ रहे हैं, प्रमुख शक्तियां तीनों आपस में लड़ रही हैं, इसी का फायदा लिया और यहाँ पहुंच गया कौन, महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी तभी यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। जब भी ऐसा हुआ है कि देखेंगे, जब भी किसी विदेशी इन्वेडर इन्वेडर किसी भी आक्रमणकर्ता ने भारत पर शासन किया है, तो उस समय पे क्या हो रहा होगा, जो वहाँ की मेन शक्तियां होंगी वो आपस में लड़ रही होंगी, चाहे हम ब्रिटिश काल की बात कर लो, चाहे उससे पहले के आक्रमण की बात कर लो, जो मुख्य शक्तियां आपस में लड़ती रहेंगी और एक नई शक्ति वहां पर आकर पैदा हो जाती है। ये हमने इतिहास से सीखा ही नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को भी टाइम ही नहीं था इतना, आपस में बस एक दूसरे के दुश्मन है, आपस में रहने वाले थे, ठीक है। उसकी मूल भावना क्या थी, क्यों था ऐसा, क्या ये नहीं चाहते थे ऐसा, क्या ये चाहते थे कि हमारे हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर दे और हमारे ऊपर क्या करे, कोई शासन करे, ये ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। उस समय जो राष्ट्रवाद की भावना होती थी ना, वो अपने राज्य के प्रति होती थी, के शासनकाल में जो राष्ट्रवाद की भावना आज आप देखते हैं कि पूरा भारत को राष्ट्रवाद की भावना में जुड़ कर, पूरा भारत एक भावना के द्वारा पूरे भारत को जोड़ा जाता है, उस समय पर ये भावना सिर्फ एक क्षेत्र के लिए होती थी, ठीक है, यानी कि अगर गुजर बात करेगा तो सिर्फ इतने क्षेत्र के लिए बात करते थे, ये हमारा राष्ट्र है, ठीक है? बस सिंपल सी बात है, पहले हमारा राज्य इतना था, अब राज्य इतना बड़ा हो गया है, बस इतना सी बात है, सेम फीलिंग आज भी है। अब हमें हमें क्या पता कि कोई कोई कंपनी मालदीव में आके अगर शासन करे, ठीक है, कल को वो हमारे ऊपर शासन कर देगी, नहीं हो सकता लॉजिक, लेकिन हम एक चीज समझा सकते हैं कि मालदीव को उन्होंने कब्जा कर लिया है, अगर वो हमारे यहाँ शासन करेंगी तो संभावना है कि वो हमारे यहाँ भी ऐसा करेंगे, इससे हम सीख सकते हैं, उन्होंने इससे नहीं सीखा, ठीक है, ऐसी अलग छोटी छोटी गलतियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, डन है जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, चलिए साहब, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, क्या है बेटा, द मूर्स लास्ट साई, ठीक है, क्या है बेटा, द मूर लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है, बताओ, बी एस नायपाल, जॉन के, विकरण किरण दोषी, क्या बेटा, सलमान रसूदी, क्या बेटा सही जवाब, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे यहाँ पर जो सही जवाब रहेगा वो सलमान रसूदी, क्या बेटा सही जवाब, आप बोलेंगे यहाँ पर सही जवाब है सलमान रसूदी, ठीक है साहब। तो विकल्प डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, सलमान रसूदी यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। यह बुक 1995 में प्रकाशित की गई थी, यह बुक 1995 में प्रकाशित, आप इस चीज को भी याद रखेंगे साहब, राइट। कहानी का जो सार है, कहानी का जो विषय है, वो पूरी किसके ऊपर है बेटा, एक मूर से मूर कहा जाता है, उसकी पूरी प्रेम कहानी, सॉरी उसकी कहानी पर पूरी बेस है, ठीक है साहब, क्लियर है। ठीक है? चलिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है वी एस नायपाल, वी एस नायपाल की बुक बताइए कौन, वी एस नायपाल की एक बुक मुझे कमेंट करो और जल्दी बताओ, क्योंकि बेटा ये जो वी एस नायपाल है नोबेल पुरस्कार विजेता है, 2001 नोबेल पुरस्कार मिला है, दो हजार एक में नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन मिला जो बुक है वो कौन सी है, ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वा, ए हाउस ऑफ, ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ठीक है, राइट। एक और बुक लिख सकते हैं एन एरिया ऑफ डार्कनेस, क्या, ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है साहब, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत यहाँ तक है, नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास सर विकल्प है, मेरे पास एक बताओ, मेरे पास है जॉन के, जॉन के की पुस्तक कौन सी सबसे फेमस बुक बताइए, जॉन के, क्या, ए हिस्ट्री, एक बुक है इंडिया ए हिस्ट्री, इंडिया ए हिस्ट्री, ठीक है, राइट। एक नाम मेरे को दिख रहा है सर लास्ट, किरण दोषी, किरण दोषी की बुक बताओ, किरण दोषी,
इनको डीएससी पुरस्कार मिला है, ठीक है, इनको इस बुक के लिए डीएससी पुरस्कार मिला है। ओह, को डीएस पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे, ठीक है साहब, क्लियर। डन। बुक कौन सी है? ना ऑफन केम टू आवर हाउस। ना ऑफन टू आवर हाउस, इनकी बुक है, ठीक है साहब, क्लियर, इनके बारे में हमने बता दी। चलिए सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण के रासलीला विषयों पर आधारित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है? विकल्प क्या बेटा? मणिपुर नृत्य, मणिपुर नृत्य, सत्रिय नृत्य, मोहिनीअट्टम या फिर कथक। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या है। निम्नलिखित, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है बेटा, ये प्रश्न हम कई बार कवर भी कर चुके हैं और आपसे पूछ रहा हूं मैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जहाँ की विषय वस्तु क्या है बेटा? राधा और रानी का नृत्य, ठीक है। जो रासलीला है वो कौन से डांस में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा मणिपुर, ठीक है बेटा। यहाँ पर सही जवाब रहेगा मणिपुर, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है साहब, क्लियर, डन है, कोई दिक्कत है तक, ठीक है। यानी कि जो मणिपुरी नृत्य होता है वह मुख्य रूप से जो हमारा वैष्णव धर्म है, यानी कि राधा कृष्ण की जो रासलीला है उस पर आधारित होता है, ठीक है साहब, क्लियर, डन। यहाँ पर कथक भी सही हो सकता है, लेकिन कथक जो होती है वो कृष्ण की कहानियां होती है, ठीक है, राइट, क्लियर। और मणिपुरी जो नृत्य है वो पूरा आधार ही किस पर? रास परंपरा पर, रासलीला पर आधारित है, ठीक है साहब, क्लियर। यहाँ पर रासलीला लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर सही जवाब है वो मणिपुरी है। अगर यहाँ अगर यहाँ सीधे कथक में भी बेटा किसी पूरी कहानियां बताई जाती हैं, कहानी सुनाई जाती हैं, यहाँ पर भी कहानियां की कहानी बेसी होता है, लेकिन मणिपुरी नृत्य और कथक में डिफरेंस है रासलीला, ठीक है। तो मणिपुरी जो डांस फॉर्म है पूरा रासलीला पर ही आधार है, उसका आधार ही रासलीला है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब रहेगा रासलीला। चलो जी, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर, चलिए, ये भी यहाँ पर ठीक है। तो कथक की जब हम बात करते हैं, कथक मैंने बताया सर राधा रानी की कहानियों पर आधारित होता है, लेकिन ये रासलीला पर आधारित नहीं हो, ठीक है। कथक कहाँ पर होता है सर? कथक का आप याद रखेंगे, कथक उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ कथक, किससे जुड़ा हुआ बेटा? उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है कथक, ठीक है साहब, क्लियर है। चलिए, आते हैं सत्रिया को लेकर। सत्य बेटा, सत्य किससे जुड़ा हुआ है? सत्रिय को बताएंगे सत्य किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे सत्रिया को बेटा, सत्य असम से जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, किससे जुड़ा हुआ है? सत्रिय असम से जुड़ा हुआ है, आप इसे याद रखेंगे, सत्रिय असम से जुड़ा हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है साहब, क्लियर, डन है जी, ठीक है। इस तरीके से मोहिनीअट्टम कहाँ जुड़ा हुआ है? मोहिनीअट्टम के लिए बेटा आप लिखेंगे केरला, मोहिनीअट्टम को आप केरला से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है साहब, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है। चलिए साहब, चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी, ठीक है। तो बेटा जी आपसे कुछ नहीं पूछा गया, आपसे मौर्य शासक का अंतिम मौर्य शासक, तो मौर्य वंश का अंतिम मौर्य शासक कौन है बताओ, ये आपसे पूछा गया, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? शत्रुघ्न, बिंदुसार, बृहद्रथ, दशरथ। अरे क्या सवाल था ये, इतना आसान सा प्रश्न था, बताओ किसने, जब किसकी हत्या हुई थी? बृहद्रथ एक अंतिम शासक था, और इसकी हत्या किसने की थी? तो बेटा इसके सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। कौन था बेटा? इसका जो सेनापति था, सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था बेटा? पुष्यमित्र शुंग। हत्या कब की थी? तो याद रखें बेटा 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या हुई, इसकी हत्या की थी 185 ईसा पूर्व में, इसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में हुई है, और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की है, और यहीं से स्टार्ट होता है बेटा, से प्रारंभ हो जाता है शुंग, यहीं से शुंग वंश हमें देखने को मिल जाता है प्रारंभ में, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग की स्थापना यहीं से शुंग वंश की स्थापना की थी, राइट, क्लियर है, कहना जी, कोई दिक्कत?
क्लियर। चलिए, बिंदुसार कौन था बेटा? विकल्प दिखा मेरे को बिंदुसारा। बिंदुसारा की जब हम बात करेंगे, बिंदुसारा को याद रखेंगे बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिताजी थे, ठीक है। बाकी तो आप देखेंगे, दशरथ अशोक के पोते जी थे, ठीक है, क्लियर। एक यहाँ पे लिखा है सतधवन। सतधवन कौन थे बेटा? सतधवन बद्रथ से पहले थे, ठीक है। यह इससे जस्ट पहले का, जस्ट पहले -1 का, ठीक है। डन जी। ठीक है, डन जी, क्लियर। तो मुझे बताइए सर, एक बहुत बड़ा साम्राज्य सिमट क्यों गया? जब भी साम्राज्य सिमटेगा उसमें एक प्रमुख रोल रहता है आपका जो शासक है वो कैसा है, ठीक है। अगर शासक कमजोर है तो डेफिनेट सी बात है कि आपका साम्राज्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप वो संभाल नहीं पाएंगे। और आपका जब ध्यान उन चीजों में नहीं है, तो संभालने में आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? वो शासक जो क्षेत्र है, वो साम्राज्य, वो कम होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। सबसे प्रमुख कार्य जो था वह था कि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे, वो वीक, वो दूरदर्शी नहीं थे, वह चीजें नहीं भाप पाते थे, ठीक है साहब, क्लियर। डन है। दूसरी चीज बेटा, साम्राज्य जो था अशोक के बाद साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था, राइट। आर्थिक संकट भी आ गया, क्योंकि क्या किया था उसने भाई, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका रखरखाव के लिए एक बहुत बड़ी सेना लगती थी, और क्या कर दिया, धम्म की नीति अपनाने लगे थे, ठीक है। जब धम्म की नीति अपनाएंगे तो भाई जो कर है, टैक्स है, वो कम आएगा, और जो खजाना है वो धीरे धीरे खाली होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आर्थिक संकट भी हमें देखने को मिला, ठीक है साहब, क्लियर। इस समय पर विदेशी आक्रमण भी यहाँ पर आए थे, यूनानियों का आक्रमण इसी शासनकाल में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है साहब, क्लियर। तो इन ये सब चीजें थी जिनके कारण से अशोक का एक जो बहुत ही खुशहाल और एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, वह छोटे साम्राज्य में सिमट कर रह गया, और एक नए वंश की स्थापना हमें देखने को मिली पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। सब क्लियर है, डन है। चलिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो बतानी है आपको वंश के बारे में। चलिए साहब, आइए, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश की बात करेंगे तो संस्थापक कौन थे बेटा? मौर्य वंश की हम बात कर रहे हैं, तो मौर्य वंश को स्थापित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को स्थापित किया था। कब किया था बेटा? आप याद रखेंगे, 322 स्थापित किया गया था, चलिए जी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें सर, इसकी कैपिटल कौन सी थी, राजधानी क्या बनाई थी? इसके शासनकाल के समय राजधानी कौन सी थी बेटा? पाटलिपुत्र थी। वर्तमान में पाटलिपुत्र कहाँ पर थी? तो वर्तमान बेटा पटना, वर्तमान में जो है पटना है ना, वो आसपास क्षेत्र पाटलिपुत्र कहलाता था, ठीक, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, डन। अगर हम बात करेंगे राज्य के चिन्ह क्या था बेटा? राज्य के चिन्ह क्या था बेटा? तो ध्यान रखेंगे आप, तो बेटा मोर, ठीक है, क्लियर, डन है। इस साम्राज्य के बारे में हमें जानने के सबसे ज्यादा जो लिटरेचर मिले हैं कौन कौन सी है बेटा? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रखेंगे सर, एक है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, बड़ा ये नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन पूरी व्यवस्था, पूरी जो बुक है, पूरी बुक राजनीति पर बेस है, कि राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें उसमें होनी चाहिए, कौन कौन होनी चाहिए, सारी चीजें इस पर मेंशन है, ठीक है। नाम तो अर्थशास्त्र है, ठीक, काम सारे इसके राजनीति शास्त्र वाले हैं, ठीक है, डन है। इस तरीके से इस समय की एक बुक है, एक और बुक याद रखेंगे बेटा, इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। दो सोर्स है जिनके माध्यम से आप पूरे मौर्य साम्राज्य को समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो हो गई चीजें। अंतिम शासक कौन था बेटा? भद्रक था। यहाँ पे लिखा हुआ है भद्रक शासक था, ठीक है। चलो दोबारा लिख देते हैं एक बार फिर से। जब ये शासक था ना, तो क्या हो रहा था, पुष्यमित्र सुंग उसका सेनापति था। पुष्यमित्र ने क्या किया, राजा से कहा कि सर मुझे एक परेड निकालनी है, ठीक है। राजा नहीं मान रहे थे, उसने फिर उसको विश्वास दिलाया कि हम एक अपनी सेना को दिखाना चाहते हैं कितनी बड़ी सेना है, क्या है, ठीक है। इस तरह से उसने राजा को क्या कर दिया, राजा को अपनी बातों में विश्वास दिलाया, और राजा को फिर क्या कर दिया, ठीक है, जब पूरी सेना के सामने
जब राजा निरीक्षण कर रहे थे तो पुष्यमित्र सूंग ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, यानी कि पूरी सेना के सामने एक राजा उसके राजा की हत्या हुई थी। ठीक है, इंटरेस्टेड बात यह है ना कि इस हत्या होने के बाद सेना ने विद्रोह नहीं किया। ठीक है, राइट, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सेना का सपोर्ट पुष्यमित्र सूंग के साथ था। ठीक है, ये दिक्कत है ना जी, क्लियर। आज जो तख्ता पलट होते हैं वो पहले से चले आ रहे हैं, परंपरा है। ठीक है, है ना जी। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, जब अदालत को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो कौन सा रिट जारी किया जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार प्रक्षा या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण? बताइए बेटा। जब अदालत को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है वह अवैध है, तो न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? बहुत सिंपल सा आसान सा प्रश्न आपके सामने है। प्रोविशन बेटा प्रतिशत, मैंडेमस होता है परमादेश, क्वेवरेंटो होता है अधिकार प्रक्षा, हैबियस कार्पस होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब रहेगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रहेगा। एक चीज आप नोटिस करेंगे बेटा कि जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर संभावना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी रिट है जो आम जन के कहने पर लगाई जाती है, एक व्यक्ति के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, राइट, इसलिए यहाँ पर जो संभावना है तो वैरायटी आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए संभावना है कि वैरायटी बन जाए प्रश्नों की। ठीक है, ऊपर वालों में वैरायटी नहीं बनती। ठीक है, इसलिए इनकी संभावना बहुत कम है। अगर पूछा जाएगा ना तो वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जैसा बुक में लिखा हुआ है, कोई भी मॉडिफिकेशन यहाँ पर संभावित नहीं है। यहाँ पर इसलिए ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर संभावना होती है मॉडिफिकेशन की। तो नए नए जो प्रश्न बनेंगे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण से बनेंगे, और अगर इनसे बनेंगे तो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बनता है। ठीक है, क्लियर। तो जब बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कर रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण से पहले पहले हम जानेंगे बैकग्राउंड थोड़ा, जब हम क्या बात हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीजें ये है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे रिट को लेकर, तो रिट हम जब बात करेंगे, रिट होता है बेटा एक तरह का अधिकार। रिट यानी कि कोर्ट क्या कर रहा है, एक आदेश जारी कर रहा है, उसे रिट बोल रहे हैं। ठीक है, राइट। जब हम बात करेंगे, दो अनुच्छेद है रिट की, जब बात करेंगे सर अनुच्छेद 32 से बात करता है रिट की, और रिट की बात करता है सर अनुच्छेद 256। ठीक है, राइट। जब सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा रिट तो वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करेगा, और जब हाई कोर्ट रिट जारी करेगा तो वह 226 के तहत जारी करता है। ठीक है बेटा, राइट। जब सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा तो बेटा वह केवल फंडामेंटल राइट के मामले में ही जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जब हम बात करेंगे तो बेटा हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और जो लीगल राइट होते हैं दोनों ही मामले में रिट जारी कर सकता है। क्लियर, तो ये हो गया रिट। जब हम बात करेंगे रिट को लेकर, रिट बेटा हमारे पास 5 प्रकार की होती है। रिट बेटा हमारे पास 5 प्रकार की होती है: प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, बंदी प्रक्षण, और एक होता है उत्प्रेषण। ठीक है, एक और लिख लेंगे, उत्प्रेषण। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर, दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचों में से। सबसे पहले हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण से हमारा सवाल है। ठीक है, तो पहले अगर आप वर्ड को क्लियर कर लेंगे तो आपको बहुत आसान समझ में आ जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि किसी को बंदी यानी कि जो बंदी बनाया गया है उसको प्रत्यक्षीकरण करो, उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने लाओ। यानी कि जो व्यक्ति कैद है, जो व्यक्ति को आप लेके आए हो, जो आपने कैद कर रखा है, जिस व्यक्ति को बंदी बना रखा है वो प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट के सामने पेश किया जाए, यानी कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए, शरीर के साथ प्रस्तुत किया जाए। ठीक है साहब, क्लियर। पहले भी कह चुका हूं, पहले आपको बताया जा चुका है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के अगेंस्ट भी जारी किया जा सकता है। ठीक है साहब, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत? इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों ये रेट लाई जाती है? जब किसी व्यक्ति को पुलिस या किसी निजी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से हिरासत में ले लिया जाए तो वह अदालत के माध्यम से रिट जारी करा सकता है और उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप मूवी में देखते हैं ना, फिल्मों में, ठीक है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना। कॉन्टेक्स्ट याद रखेंगे, मूवी देखेंगे तो क्या होता है कि फ्रॉड पुलिस वाला होता है, वो हीरो को उठा कर ले जाता है कहीं ऐसी जगह जहाँ वो कोर्ट में नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, लीगल अगर जाएंगे तो आप जाएंगे कोर्ट में कहेंगे सर हमें वो व्यक्ति उठा लिया गया है और हमें वो मिल नहीं रहा है, आप उसे कोर्ट में उपस्थित। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में उपस्थित कराना होता है, अगर वो नहीं करा है तो क्यों नहीं करा।
ठीक है। तो उस समय पे कोर्ट क्या करेगा, उस समय पे कोर्ट रेट जारी करेगा। कौन सी रेट बेटा, हैबियस कॉर्पस की बंदी प्रत्यक्षीकरण की रेट जारी करेगा कोर्ट। ठीक है साहब, क्लियर, डन। इसके सामने क्या होता है, जब कोर्ट में वो केस होगा, कोर्ट में वो पेश किया जाएगा, तो क्या होगा, कोर्ट मामले को चेक करेगा कि लीगल तरीके से, अगर वैधानिक वैधानिकता चेक की जाएगी कि अगर लीगल तरीके से उसको अरेस्ट किया गया है तो वो कंटिन्यू किया जाएगा, और अगर इलीगल तरीके से किया गया तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, राइट है जी। ठीक है, डन। नेक्स्ट मेरे पास सर, एक मेरे पास दिख रहा है सर, मेरे को दिख रहा है, नेक्स्ट मेरे पास विकल्प है हमारे पास प्रोविजन, प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है बेटा, रोकना। प्रतिषेध यानी कि होता है रोकना। ठीक है, जब उच्च न्यायालय जो है वो निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोके। ठीक है, यानी कि ऐसा हो गया कि कोई जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वह अपने अधिकार से बड़ा काम कर रहे हैं, राइट, तो क्या करेंगे, तब हाई कोर्ट क्या करेगा, निचली अदालत पर क्या करेगा, प्रोविजन रिट जारी कर देगा, प्रतिषेध लगा देगा कि आप ये कार्य मत करिए, ये आपकी अथॉरिटी नहीं है, प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास बेटा क्या है, मंडमस। मंडमस क्या है, हम आपको आदेश देते हैं, ठीक है, टू गिव ऑर्डर, ये ऑर्डर की बात करेगा। जब कोई अधिकारी अपना, जैसे कि सपोज करो आप किसी ऑफिस में गए और ऑफिस से कह रहे हैं हम आपका काम नहीं कर, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वहां पर आपके लिए क्या होगा, सरकार क्या करेगा, कोर्ट आदेश जारी कर देगा और बोलेगा कि सर आप ये अधिकारी है, आपको आदेश देते हैं कि आप ये कार्य करिए, आप अपनी कार्य निभाने में सफल है। फिर वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो भी, वो अलग प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट क्या कर देगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं उस केस। ठीक है, जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या कोई पब्लिक सर्वेंट अपना कार्य नहीं कर रहा है, तब इस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है, वो होती है मैंडेमस यानी कि परमादेश। ठीक है साहब, क्लियर। एक सेकंड, लैपटॉप की बैटरी की। ठीक है, चलिए, डन है बेटा, कोई दिक्कत है तक, कोई दिक्कत। ठीक है, प्रतिशत हो गया, परमादेश हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट मेरे पास है सर क्वेवारंटो। क्वेवारंटो अधिकार प्रक्षाल। ठीक है, राइट, किस अधिकार से, इसका जो मीनिंग है वो है किस अधिकार से, यानी कि यह जांचने के लिए कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी पद पर बैठा है, तब यह रिट जारी जाती है। ठीक है, यहाँ मैंने एक और बताया बेटा आपको, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है, यह पूर्णतः सूचित, इसका मतलब है पूर्णतः सूचित होना, निजी अदालत के निर्णय को रद्द करने या मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए रिट जारी की। सपोज करिए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था और हाई कोर्ट क्या चाहता है, वो मुकदमा मेरे पास डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, मुकदमे के ट्रांसफर के लिए जो रहेगा, हाई कोर्ट रिट जारी करेगा और वो मुकदमा अपने पास मंगा लेगा। तो सिंपल इज दिस। ठीक है, डन है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत आई होप यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्लियर, डन है। चलिए बेटा, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, एक मिनट, चलिए सर, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से 1920 में ताशकंद में एक प्रभावी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ताशकंद में एक प्रभावी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1920। ठीक है, निम्न में से किसने की थी। ठीक है, विकल्प आपसे पूछा गया सर, निम्न में से किसने उस पार्टी को स्थापित किया था। ठीक है, विकल्प क्या बेटा, पीसी जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, जॉली कॉल एंड एम एन रॉय। ठीक है, तो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर, आपने जब पॉलिटी ओपन करते हैं तो प्रथम संविधान सभा की मांग की 1934 में, कौन है वो व्यक्ति, एम एन रॉय। ठीक है साहब, क्लियर। यह कौन थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, राइट, इन्होंने ही ताशकंद में एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित किया था 1920 में। अगर एग्जैक्ट डेट आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत जरूरी है, 17 अक्टूबर। ठीक है सर, 17 अक्टूबर, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 17 अक्टूबर 1920 को इन्होंने स्थापित किया था ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद कहाँ है बेटा, वर्तमान में, वर्तमान में ताशकंद जो है बेटा कहाँ पे है, आप बोलेंगे सर वर्तमान में यह उज्बेकिस्तान में है, और तब तथाकथित समय पर क्या होता था, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। ठीक है साहब, क्लियर, डन। इनके बारे में देखिए सर, भारतीय कम्युनिस्ट, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का जनक। ठीक है, तो कम्युनिस्ट आंदोलन का जनक के रूप में आप इन्हें जानते हैं, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट आंदोलन का जनक।
बेटा, तो कम्युनिस्ट आंदोलन के जनक के रूप में भी आप इन्हें जानते हैं या याद रखेंगे। ठीक है साहब, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत है तक? आई होप इट इज क्लियर। चलिए, ये तो हो गए संस्थापक। इनके सहयोगी कौन कौन थे जरा बता दो जल्दी से कमेंट में, जल्दी से कमेंट में भर दो, बहुत देर हो गई है मैंने कमेंट नहीं पूछा है आपसे। ठीक है बताइए इसमें सही जवाब क्या रहेगा बेटा, बताओ जल्दी से। संस्थापक सदस्य कौन कौन है? देखो, अगर आपको लग रहा है सेशन पीछे चल रहा है, ठीक है, आपकी कमेंट मेरे तक लेट पहुंच पा रहे हैं, तो मैं फिर से कहूंगा, आप जब ऐसा फील हुआ करे कि रिकॉर्डेड सेशन हो रहा है, तो आप एक बार फिर से क्या करेंगे, रिफ्रेश करके पेज को वापस से ज्वाइन कीजिए। तो क्या होता है कि आप मेरे साथ ही आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है क्या है कि थोड़ी सी एडवांसमेंट चीज़ें की हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, लैगिंग बहुत होती थी, तो मैंने थोड़ी टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे सुधारी हैं। क्या हो रहा है कि आपके पास बिना लैग करे हुए सेशन पहुंच जाए, इसके लिए सेशन डिले हो जाए थोड़ा, तो सेशन डिले फील करते हो आप, लेकिन लैगिंग कम हो, इसके लिए वो आपकी, इसके लिए मैंने वो कर रखा है, सेशन आराम आराम से आपके पास पहुंचे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रह जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, वो आपके पास थोड़ा पीछे पहुंच, ठीक है, वो लैगिंग ना हो, वीडियो क्वालिटी खराब ना हो, इस वजह से मैंने कर रखा है, ठीक है। तो अगर आपको रिकॉर्डेड फील हो रहा है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आप पेज को वापस से क्रॉस करके दोबारा से वॉच करेंगे, फिर से आप ज्वाइन करेंगे, तो आप फील करेंगे हाँ आपका सेशन ऑन टाइम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है सेशन रिकॉर्डेड नहीं होता है, लाइव होता है जी। ठीक है, जो बच्चे डेली करते हैं उनको पता है कि सेशन लाइव होता है, लेकिन जो बच्चे पहली बार आएंगे उनको लगेगा रिकॉर्डेड ही चल रहा है मामला, है ना, रिकॉर्डेड नहीं है जी, है ना जी, क्लियर। डन। इस पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं, इस पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे, इस पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे, तो मोहम्मद शफीक, ठीक है जी, तो याद रखेंगे बेटा, मोहम्मद शफीक जी का नाम आप याद रखेंगे सर, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद शफीक आपको याद रख जरूरत है ठीक है, क्लियर, क्लियर। चलिए, इनके बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे। एक फैक्ट ये है बेटा कि 1917 में इन्होंने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी को भी स्थापित किया था, ठीक है। तो 1971 1917 में इन्होंने एक पार्टी और स्थापित की थी, 1917 मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी 1917 में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने स्थापित की थी, ठीक है। इससे वह विदेश में कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित करने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है। तो विदेश में किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित करने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है, क्लियर, ये आपको याद रखने की जरूरत है, डन है जी, क्लियर। ठीक है बेटा, तो 1920 में पार्टी स्थापित हो चुकी थी, लेकिन इस पार्टी की ऑफिशियल शुरुआत आप याद रखेंगे हुई जब पहली बार इसका सम्मेलन कानपुर में हुआ था। कानपुर में इसका एक अखिल भारत सम्मेलन हुआ था, यानी पूरे भारत के स्तर पर सम्मेलन किया गया था, और यहाँ पर ऑफिशियली माना गया आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित किया जा चुका है, ठीक है, डन है जी, डन। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। विकल्प क्या बेटा, विकल्प आपके सामने दमन दीप, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो जल्दी से बताएंगे कमेंट करके सही जवाब क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, ठीक है, बहुत आसान इसलिए कहा है क्योंकि मैं ये टेबल आपको कई बार बनवा चुका हूँ कि सर पहले केरला है, फिर लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, ठीक है। अब जब जिसकी रैंक ओवरऑल पूरे भारत में सेकंड है, उससे आगे से क्या है, केरला है, तो भाई कौन आगे सही जवाब, क्या बोलोगे आप, सही जवाब क्या हो गया, लक्षद्वीप हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस कई बार टेबल बता चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे, सर इसका साक्षरता दर है कितना, ठीक है, तो बेटा याद रखेंगे 95.656 है, ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस ठीक है साहब, क्लियर, डन है, ठीक है, राइट। तो फिर मैंने क्या, फिर तो दोबारा लिख लेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ रैंक आपको हमेशा याद रखनी है, केरला, लक्षद्वीप एंड मिजोरम, और तीनों से अलग अलग क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, फिर से कह रहा हूँ तीनों से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो भैया अपना ध्यान रखें इन चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है और याद रखने की जरूरत है इसकी, ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें भारत की कुल साक्षरता दर कितनी,
भारत की कुल साक्षरता दर कितनी? दिल से थोड़ा सा कमेंट करो, बताओ जल्दी से, भारत की साक्षरता दर कितनी? बताओ। भारत की साक्षरता 74.04%। तो अगर मेल में डिवाइड करो तो मेल कितना है बेटा? तो मेल लिख लेंगे 82%। फीमेल को जाएंगे तो हम कितना करेंगे सर? फिर कितना है? तो आप बोलेंगे सर 65। 5 ठीक है बेटा, इनसे लेकर भी आपसे इनको लेकर भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। राइट, क्लियर? ठीक है साहब, डन। सबसे कम, सबसे कम, बिहार सबसे कम क्रेडिट है, सबसे किसका है बेटा? बिहार का है, सबका है, बिहार का है। कितना बेटा? आप याद रखेंगे 61%। ठीक है, क्लियर? डन है बेटा, कोई दिक्कत है तक? डन है, क्लियर है, कोई दिक्कत है तक? चलिए, मुझे बताइए सर, अभी तक भारत में कुल कितनी जनगणना हो चुकी है? बेटा भारत में 15 जनगणना हो चुकी है, 15 कंप्लीट हो चुकी है ना। और अब जो होने वाली वो कितनी है? अब जो होने वाली है वो 16 भी होने वाली, 16 भी होगी 2026 तक कुल। अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद कितनी जनगणना हो चुकी है? तो बड़ा याद रखेंगे 7। ठीक है, 7 हो चुकी है, और ये कौन सी? 8वीं है। ठीक है साहब, क्लियर है? दिस इज द एडिशनल फैक्ट जो आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, बहुत सी चीजें इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, शहर और गांव को मिलाकर आपसे पूछा गया प्रश्न है, वहां से भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, राइट। जेंडर गैप को लेकर पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि मेल और फीमेल डिफरेंस कितने का है। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पर हैं, एंड ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अप्रैल से पहले जो एग्जाम्स हैं उनमें वैकेंसी आ रही है, उनमें भाई सिलेक्शन ले लो, फिर आपके लिए बहुत लंबा टास्क हो जाएगा, क्योंकि अभी आप फैमिलियर हैं इससे। लेकिन जो नई वाली आएगी फिर वो नया आ जाएगा पूरा डाटा, पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा खुद को, फिर प्रश्न के लेवल बदल जाएंगे, पुरानी से तुलना कर देगा, फिर क्या करोगे आप? तो आपको बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोबारा से फिर इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और इस जो वैकेंसी आने वाली है ना वर्तमान में, उनके लिए भैया आप सिलेक्शन ले लो उनमें। ठीक है, उनमें सिलेक्शन ले लो भाई, जो वैकेंसी आ रही है अप्रैल में, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है ये जनगणना, राइट, सितंबर में पब्लिक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सितंबर में पब्लिक हो जाएगी, तो बहुत ज़रूरी है आपको ये अभी करना। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न क्या है बेटा कि पंडित रविशंकर विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं या पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? ठीक है, प्रश्न था बेटा कि क्या वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाया, लेकिन मुझे बताइए कि पंडित रविशंकर जिस नृत्य से जुड़े हुए होंगे, सॉरी, जिस यंत्र से जुड़े हुए होंगे उसी को तो लोकप्रिय बनाएंगे भाई। अगर आपको ये पता है कि वो किस यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो भैया प्रश्न कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? जब आपसे यंत्र के बारे में पूछा तो आप क्या लगा देंगे? आप बोलेंगे सर क्या सही जवाब? आप बोलेंगे बेटा यहाँ पर सितार हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा बेटा सितार आपके लिए। ठीक है जी, क्लियर है, डन। ठीक है, पंडित रविशंकर जी के बारे में क्या लिखेंगे बेटा कि इन्हें 1999 1999 में बेटा इन्हें मिला था भारत रत्न। बेटा इन्हें भारत रत्न मिल चुका है 1999 में। ठीक है, जो अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस एक अवार्ड है, प्रेस्टिजियस यानी कि भाई दुनिया, हमारे भारत का सबसे बड़ा नंबर 1 अवार्ड है। ठीक है? कोई तुलना ही नहीं कर सकता। ठीक है ना जी, डन है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपको याद रखेंगे, इन 5 ग्रैमी अवार्ड भी सितार वादक हैं। ठीक है साहब, क्लियर? ये आपको याद रखना है, डन है। चलिए, नेक्स्ट मेरे पास है तबला। विकल्प क्या बेटा? विकल्प मेरे पास है तबला, तबला से जुड़े हुए, सॉरी, तबला से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम बताओ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सर जाकिर हुसैन। क्या लिखेंगे बेटा आप लिखेंगे जाकिर हुसैन। क्या लिखेंगे बेटा? आप लिखेंगे जाकिर हुसैन, आपको लिखना है आप। ठीक है, पंडित किशन महाराज लिख सकते हैं, उस्ताद अल्लाह रखा रख सकते हैं। तो बहुत सारे नाम आप यहाँ पर
रख सकते। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे वीणा। वीणा को लेकर बेटा आप कौन कौन से नाम याद रखेंगे, रख सकते हैं आप बालचंद्र, ठीक है, जयंती कुमारेश, असद अली खान, ठीक है, याद रख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या बेटा नेक्स्ट मेरे पास है हारमोनिया। क्या बेटा नेक्स्ट मेरे पास विकल्प है हारमोनिया। ठीक है बेटा, बताओ हारमोनिया के लिए बताओ जल्दी से, हारमोनिया के लिए बताओ, हारमोनिया के लिए कौन से वादक जी यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, बताओ जल्दी से बेटा हारमोनिया के लिए कौन से वादक यहाँ पर जरूरी है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ ये वाला प्रश्न, बताओ जल्दी से, हारमोनिया वादक बताइए। इतिहास में दो हारमोनियम वादक के नाम बताओ जल्दी से। चलिए सर बताओ जल्दी से, कमेंट दिख रहा हूँ मैं आपके, बताओ। बताओ जी, नहीं बता रहे, चलिए मैं बता देता हूँ तो फिर, आप नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, के बाद तक। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे तुलसीदास का नाम याद रख सकते हैं, तुलसीदास अपने वो वाले नहीं, तुलसीदास बोरकर, ठीक है, राइट। सुधीर नायक हो गए, केदार नपकड़े हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें आप रख सकते हैं हारमोनियम के रूप में। ठीक है, ये हारमोनियम बजाने वाले व्यक्ति, सब क्लियर है। ठीक है नाना जी, ठीक है, और भी यंत्र हमारे पास हैं, और भी यंत्र जैसे कि हम बेटा यहाँ देख सकते हैं संतूर। संतूर वादक कौन है, संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, पंडित रविशंकर है और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। ठीक है, सरोद होता है एक होता है सरोद, कौन है सरोद के लिए, उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज को लेकर। ठीक है, बांसुरी के लिए बताइए, बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो बहुत बार आपको बताया जा चुका है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ जब आप सेशन अटेंड करते हैं भाई तो बहुत ध्यान से अटेम्प्ट किया कीजिए। कुछ भी चीज़ है अगर लगता है नया है जो आपने पहले देखा है तो आप नोट कर लो। ठीक, आप क्लास के दौरान नोट नहीं कर पाए तो पीडीएफ ग्रुप में हो जाता है शेयर, कि वहाँ से आप कर सकते हैं, है ना जी, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए साहब, ठीक है साहब, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर लग रही है तो जल्दी से, कोई दिक्कत अगर आपको लग रही है तो जल्दी से बताइए। ठीक है, बताओ सर। चलिए, एक छोटा सा प्रश्न और मेरा रह गया, मेरे मन में आ चुका है। अब प्रश्न मन में आ गया तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं तुरंत फेंक देता हूँ आपके सामने। ऐसे ही आप मुझे पास कमेंट फेंक दिया करिए, जो मन में आए फेंक दो। ठीक है, इस जिस तरीके से मैं आपके पास जो मेरे मन में आता है प्रश्नों के माध्यम से फेंक देता हूँ, आप मेरे पास फेंको कमेंट के माध्यम से। बाबू जी किस घराने से, तो आप बोलो सर मेहर घराने से। बेटा मेहर घराने से, ये आपको एडिशनल चीज जो आपको याद करनी थी, जो मुझे अचानक से याद आ गई आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, चलिए साहब, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है बेटा, कि भारत की जनगणना के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है, किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना। तो क्या बेटा सही जवाब याद रखेंगे, सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा बेटा सही जवाब, यहाँ पर सही जवाब रहेगा मुंबई। बेटा क्लियर, चलिए बेटा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, केर केर और कारिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है। ठीक बेटा, यहाँ पर दो त्योहारों की बात हो रही है, दो त्योहार कौन से बेटा आपके सामने है, केर और गरिया। ठीक है बेटा, केर और गरिया पूजा किस राज्य में सेलिब्रेट होती है, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा आपका त्रिपुरा। क्या रहेगा बेटा, सही जवाब रहेगा त्रिपुरा, यानी केर पूजा और गौरिया पूजा। ठीक है, गारिया पूजा जो है, गरिया पूजा जो है वो कहाँ पर होता है, त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है साहब, क्लियर है। एक चीज समझ लेंगे बेटा, जो केर पूजा है वो एक सुरक्षा उत्सव के रूप में होता है। ठीक है, जो गरिया पूजा के 2 सप्ताह बाद बनता है। ठीक है, यानी कि समझ में आ गई हमें कि सर इन दोनों इवेंट के बीच, दोनों पूजाओं के बीच समय कितना है, 2 सप्ताह। ठीक है? अब देखो इस लाइन से कैसे प्रश्न फ्रेम हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन से दो नृत्य हैं जिनके बीच समय 2 सप्ताह का समय होता है, क्या बताइए। विकल्प दे देगा आपके सामने, केरोगरिया और दूसरा चिपका देगा सी। ठीक है, तो याद रखना है सवाल, जब सवाल का लेवल अप होगा तो सवाल इस तरीके से पूछे जाएंगे, और सवाल जब मीडियम लेवल का होगा तो जिस तरीके से आपके सामने है इस तरीके से पूछे जाएंगे। लेकिन
दिनों दिन एग्जाम का लेवल अप हो रहा है, तो आप मायूस मत हो जाना कि ऐसा प्रश्न आपके सामने टपक जाए तो, ठीक है। राइट, आपको बता दिया तो आप याद रखें। है बेटा, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए साहब, चलिए डन है, कोई दिक्कत नहीं पर आप वो आई होप कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। चलिए, कुछ और चीजें छोटी छोटी जो आपको बतानी है। पता नहीं क्या बेटा कि त्रिपुरा के और भी कुछ नृत्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप सबसे पहले लिखेंगे खर्ची क्या लिखेंगे बेटा? एक लिखना खर्ची, ठीक बेटा। एक नृत्य जो आपको लिखना है यहाँ पर खर्ची पूजा, राइट। एक लिखना है तीर्थ मुख मेला, ठीक है साहब। एक जो आपको लिखना है वो लिखना है तीर्थ मुख मेला लिखना है आपको, ठीक है। एक लिखना है नीम महल उत्सव, क्या लिखना है बेटा? एक आपको लिखना है नीम महल उत्सव, क्या लिखना है आपको? एक को लिखना है आपको नीम महल उत्सव। ये तीनों ही जो लोक नृत्य है बेटा, तीनों ही जो नृत्य हैं वह त्रिपुरा में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है? डन। चलिए, मेरे पास विकल्प है सर झारखंड, ठीक है। मेरे पास विकल्प आ गया झारखंड। झारखंड का मुझे बताओ सर, झारखंड का जो रहेगा आंसर क्या रहेगा? झारखंड में कौन कौन से नृत्य हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, बताओ। झारखंड में कौन कौन से नृत्य सेलिब्रेट किए? तो याद रखें बेटा, सरहुल जरूरी है, सरहुल। सरहुल आप याद रखेंगे, एक पतला कर दूँ यहाँ पर, थोड़ा सा कम। सरहुल रहेगा बेटा। सोहराई एक हो रहेगा, एक लिखेंगे सोहराई, ठीक है। एक सोहराई लिखेंगे आप, राइट। लिख सकते हैं करम पूजा, एक करम पूजा आप लिख सकते हैं, डन है, क्लियर। मणिपुर में लिख सकते हैं, मणिपुर के लिख सकते हैं संगाई महोत्सव, संगाई लिख सकते हैं, ठीक है। मणिपुर के लिए संगाई लिख सकते हैं बेटा, क्लियर, डन है। लाई हरोबा लिख सकते हैं, क्लियर है बेटा। उड़ीसा का हम यहाँ पर त्रिपुरा का लिख चुके हैं ना। उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा में कौन कौन से बेटा? राजा परवा, रथ यात्रा, यात्रा हो गई, ये सब कहाँ पर होते हैं? ये सब उड़ीसा में सेलिब्रेट जाती हैं, ठीक है, राइट है, क्लियर। दादा जी, कोई दिक्कत यहाँ पर आई होप अब आपको नहीं है और सही सारे चीजें समझ में आ चुकी हैं, क्लियर है, ठीक है। क्लियर है तो कमेंट पे लिखेंगे अल्ट्रा क्लियर, ठीक है। फिर हम चल रहे हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन, ठीक है। चलिए, क्या प्रश्न है बेटा कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, बेटा क्या हो रहा है जी? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई, ठीक है। तो यह बेटा प्योर करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके सामने था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था बेटा किस कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस प्रोजेक्ट को रखरखाव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब था बेटा वो था हमारा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था फॉर द रखरखाव, ठीक है बेटा। यहाँ पर रहेगा सही जवाब आपका विकल्प सी, ठीक है साहब। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बेटा मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? विकल्प आपके सामने मौजूद है बेटा। सही जवाब क्या है बेटा कि पटकाई पहाड़ियां, मिसमी पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां या खासी की पहाड़ियां। तो क्या बोलेंगे बेटा कौन सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर यह है खासी की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इसकी आकृति है कीप के प्रकार की आकृति है, इसके कारण से यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हवा उसके अंदर घूम जाती है पूरी और वो बहुत तेज से ऊपर उड़ती है, और जिसके कारण से यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है। क्लियर? जो खासी की पहाड़ियाँ हैं उनकी आकृति इस तरीके वो कीप जैसी है, ठीक है, ऐसी है, ऐसी नहीं, कीप थोड़ी ऐसी होती है, कीप नुमा होती है, ऐसे घिरी हुई है पहाड़ियों से, ठीक है। तो हवा क्या होती है पूरी तरीके से घूम जाती है उसके अंदर, और क्या होती है हवा पूरी तरह से घूमती है ना ऐसे ऐसे सर्कल के साथ ऊपर उठती है, तो वहाँ पर वर्षा होती है जम के, ठीक है, राइट है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, डन है, ठीक है। तो मेघालय में तीन पहाड़ी हमें देखने को मिलती है मेनली, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। तीन पहाड़ी हमें देखने को मिलेंगी। जब आप देखेंगे सबसे पहले पश्चिम में पड़ेगा गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, तीन प्रकार की पहाड़ी हमें देखने को
मिल जाती हैं। सब क्लियर है? डन। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है मेरे को पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स कहाँ पड़ेगी बेटा? पटकाई हिल्स भारत और म्यांमार की सीमा के बीच पड़ती है बेटा, भारत और म्यांमार की सीमा, ठीक है। तो भारत एवं म्यांमार, भारत एवं म्यांमार सीमा पर आपको मिलेगा सर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है साहब, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास है मिसमी की पहाड़ियाँ बेटा। क्या बेटा? मिसमी की पहाड़ियाँ। ठीक है, कहाँ मिलेंगी सर ये मिलेंगी सर आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेंगे आपको? ये आप याद रखें बेटा, ये आपको मिलती है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ मिलेगी बेटा? ये आपको मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, आपको मिल जाती है ये वाली पहाड़ियाँ। ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी सर आपको? राजमहल की पहाड़ियाँ आपको मिलती है झारखंड में। कहाँ मिलती है बेटा आपको? राजमहल की पहाड़ियाँ आपको मिलती है झारखंड में। ठीक है साहब, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? डन है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में हुई थी, जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता के खिलाफ काम किया और हिंदू धर्म में सुधार की कोशिश की? ठीक है? किस संगठन की स्थापना पुणे, सतारा में हुई थी? पुणे में हुई थी। पुणे में, सतारा, महाराष्ट्र में एक ही बात है। ठीक है? और बात किया गई बेटा ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता के खिलाफ काम किया और हिंदू धर्म में सुधार की कोशिश की। ठीक है। संस्था का नाम बताइए क्या है बेटा? ब्रह्म समाज है, परमहंस मंडली है, रामकृष्ण मिशन है, या आर्य समाज है? तो क्या बोलेंगे सही जवाब? क्या बेटा आप बोलेंगे यहाँ पर सही जवाब जो रहेगा आपका कौन सा रहेगा बेटा? बताइए जल्दी से। चलिए हम बता देते हैं। सही जवाब रहेगा बेटा परमहंस मंडली। क्या बेटा? यहाँ पर सही जवाब रहेगा राम, जो हम बात कर रहे हैं परमहंस मंडली, यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है साहब, क्लियर। बात करेंगे सर इस संस्था को किसने स्थापित किया था। इस संस्था को स्थापित किया था, डेट नहीं लिखी हुई, चलो हम लिख देते हैं 1849, 1869 में इस संस्था को स्थापित किया था। किसने किया? तो याद रखें बेटा दादोबा पांडुरंग ने। किसने बेटा? दादोबा पांडुरंग ने इस संस्था को स्थापित किया था। दादोबा पांडुरंग ने इस संस्था को स्थापित किया था। कहाँ पे? पुणे, सतारा, महाराष्ट्र में इस संस्था को स्थापित किया गया था। ठीक है साहब। तो दादोबा पांडुरंग और इनके सहयोगी थे रामचंद्र जयकर। वो आप लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, रामचंद्र जयकर। ये सहयोगी हैं रामचंद्र जयकर। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर प्रश्न यहाँ से सहयोगी को लेकर पकड़ पूछे तो भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको आपके एग्जाम में जो चीज़ पूछ जाए आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ताकि आपको अगर प्रश्न नहीं पता है तो आपको विकल्प के माध्यम से एलिमिनेट करके आप निकाल ले जाए, यानी कि अल्टीमेटली आपका सवाल होना चाहिए। मेरा ये इंटेंशन है, इसलिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ सारी। ठीक है, क्लियर, राइट। यह कहती है गुप्त सभा थी, इसका काम था मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध काम करना। ठीक है, तो गुप्त सभा थी, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के अगेंस्ट काम करने वाली यह एक संस्था थी। ठीक है साहब, क्लियर है? डन है? हम्म, चलिए अच्छा बताइए, अगर हर प्रश्न एक और आ, जैसे यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग भी शामिल थे क्या? ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग भी संस्थापक में शामिल थे। ठीक है, अगर पूछ जाए तो। ठीक है, जाति प्रथा के विरोध की बात करें, जाति प्रथा को इनको प्रमुख लक्ष्य क्या था? जाति प्रथा का तोड़ना था। ठीक है, क्लियर, डन है? राइट। एक चीज याद रखेंगे, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे था कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जहां पर ये प्रथा थी कि निम्न जाति के द्वारा बनाए गए निम्न जाति के लोगों द्वारा बनाए गए भोजन ही सभी सदस्यों को खाने को मिलता था, खाया जाता था। बट इस संस्था के द्वारा ही यह कारनामा किया जाता था। ठीक है, क्लियर। यानी जी एक दूसरे बात में काम करने वाले थे, एक दूसरे बात को मानने वाले थे, रूढ़िवादिता का प्रचार नहीं करते थे, रूढ़िवादिता के अगेंस्ट काम करते थे, यानी जो ब्राह्मणवादी परंपरा है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ही है ये चीज। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ ही है। डन है जी? चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तब तक मैं पी जाता हूँ पानी और जवाब देंगे आप क्या है।
ठीक है साहब, चलिए प्रश्न क्या है बेटा? पेन आ गया। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग के माध्यम से पानी की संरचना की खोज किसने की? ठीक है भाई, पानी की संरचना की खोज की बात यहाँ पर हो रही है। पानी की संरचना की खोज किसने की? हेनरी क्वेडिस एंड हॉबर्ट सी ब्राउन, जोसेफ प्रेस्टली एंड जॉन डॉल्टन। किसने खोज की थी? आपके सामने सही जवाब देंगे, आप बताएंगे सही जवाब क्या है बेटा। बहुत ही सिंपल सा आंसर रखेंगे, हेनरी क्वेडिस यहाँ पर सही जवाब रहेगा। ठीक है बेटा, सही जवाब रहेगा हेनरी क्वेडिस। ठीक है, कैवेंडिस है ना जी, हेनरी कैवेंडिस आप याद रखेंगे, यहाँ पर सही जवाब आपका रहेगा। ठीक है साहब, क्लियर है? ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ी जरूरी जरूरी नाम ये सारे हैं, के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले नाम मेरे को दिख रहा है सर, हर्बर्ट सी ब्राउन। ठीक है, हर्बर्ट सी ब्राउन की अगर हम बात करें तो इसने सबसे इन्हें इन्हें इन्होंने बोरोन यौगिकों के लिए काम किया है, बोरोन यौगिक। ठीक है, इन्होंने बोरोन यौगिकों के लिए काम किया है और इन्हें 1979 में नोबेल मिला था। ठीक है, 1979 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। ठीक है जी, रसायन क्षेत्र में। राइट, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास है जी जोसेफ प्रेस्टली। अगर हम बात करें जोसेफ प्रेस्टली तो याद रखेंगे जोसेफ प्रेस्टली जब हम बात कर रहे हैं, जोसेफ प्रेस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, क्लियर, डन। और कब की थी? 1774 में। कब की थी बेटा? 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है जॉन डॉल्टन। आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, जो परमाणु की थ्योरी है वो इनके द्वारा दी है, एटम थ्योरी। एटम थ्योरी, ठीक है, क्लियर है जी, डन है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है। चलें क्या अगले प्रश्न की तरफ? क्या, कोई दिक्कत? क्या, डन। चलिए, इनके बारे में एक और चीज लिखेंगे बेटा, इन्होंने हाइड्रोजन को भी। ठीक है, चलिए साहब, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि पेड़ किस स्तर के अंतर आता है? पेड़ किस स्टेटा के अंतर्गत आता है? द्वितीय अर्धवाधर, शीर्ष अर्धवाधर, मध्य अर्धवाधर, निचला अर्धवाधर। क्या बेटा सही जवाब बताओ, किस में आता है? तो आप बोलेंगे सर यह आता है हमारा शीर्ष अर्धवाधर, यानी कि टॉप वर्टिकल में यह आता है। विकल्प दो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, विकल्प दो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सर, ये जो हम बोल रहे हैं स्टेटा है क्या? ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में, इकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण। ठीक है, पेड़ सबसे ऊपर ऊर्ध्वाधर स्तर बनाते हैं, झाड़ियाँ मध्य स्तर होती हैं, और जो घास होती है वो थर्ड स्तर की होती है। ठीक है, तीन प्रकार के पेड़ हम देखते हैं, तो बहुत लंबा पेड़ हो गया, टॉप स्तर का हो गया। ठीक है, जो छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ी झुड़ी हो गई, ठीक है, वो मध्य स्तर पर आती है, और जो घास होगी वो तीसरे स्तर पर। ठीक है, तो तीन प्रकार का स्टार्टा हम देखते हैं, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर है, डन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं ना भाई, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं थी। और जो बहुत बड़े पेड़ होंगे, जो ऊंचे होंगे, वो टॉप लेयर में आएंगे। ये तो छोटे पेड़ होते हैं, जो नीचे झाड़ी झुड़ी होती है, जो श्रब्स होती हैं, झाड़ी होती है, वो आती है हमारे मध्य स्तर में। और जो घास जो धरती से चिपकी होती है, उन्हें बोलते हैं क्या? उन्हें बोलेंगे हम निचला स्तर। ठीक है, डन है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, चलेगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? बताओ। वाओ, व्हाट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन इज दिस? बताओ सर, बताइए सर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? ठीक है, ये बात तो पता चलेगा कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, और किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, विवेक देवराव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। लिखा ही नहीं पूरा है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है साहब, ये भाग 4 ए में है, 51 एक आर्टिकल है। जब जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? डन है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? डन है, ठीक है साहब। चलिए विकल्पों को देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति किससे जुड़ा हुआ है बेटा? तो बलवंत राय मेहता समिति
पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ बेटा, PRI से जुड़ा हुआ बेटा, कैसे जुड़ा है, PRI से जुड़ा हुआ है। इनकी संरचना के लिए सजेस्ट किया था इन्होंने, 3 स्तर की संरचना इन्होंने बताई थी, उनसे जुड़ा हुआ इनका पूरा सिस्टम है। ठीक है साहब, क्लियर है। अगला मेरे पास है चीज विवेक देवरॉय समिति। विवेक देवरॉय समिति की जब बात करेंगे तो जो भारतीय रेलवे के ढांचे में सुधार है, ठीक है, तो रेल रिफॉर्म्स की बात इन्होंने की थी, रेल रिफॉर्म्स की, ठीक है? तो रेल रिफॉर्म्स के लिए इस कमेटी गठन किया गया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, LM सिंघवी एक समिति बेटा, ठीक है, तो LM सिंघवी जो है उनके आधार पर PRI को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, PRI को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है चलो जी, तो बहुत आसानी सी बात में हमने आपको बता दी साहब। चलो जी, क्लियर है, चलिए क्लियर है। प्रकृति नॉन जस्टिसाइबल होती है, USSR से लिया गया। ठीक है साहब, चलिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या था? 49, 48, 47, 46। जैसे बताएंगे सही जवाब क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर, जब आपको पता चलेगा कि सर सही जवाब क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 48 यहाँ पर रहेगा। ठीक है साहब, क्लियर। और भारत ने इस इवेंट में 7 पदक जीते थे, और यहीं पे आपने नीरज चोपड़ा का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, भाला फेंकने में। ठीक है, मीराबाई चानू का नाम सुना आपने, रवि कुमार दहिया का नाम सुना होगा, और इसी इवेंट में आपने PV सिंधु का नाम भी सुना होगा। ठीक है, और भी विजेता थे। ठीक है साहब, क्लियर, डन है जी। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था? ठीक है साहब, चल कोई नहीं, डन है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था? विकल्प आपके सामने बेटा, 1915, 1909, 1906, 1912। कब स्थापित किया गया था बेटा मुस्लिम लीग को? तो आप बताएंगे सर 1906 में इसको स्थापित किया गया था। कब किया था जी? 1906 में से स्थापित किया गया था। चलिए जी, 1906 लगा देते हैं, फिर हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। ठीक है बेटा, जानकारी क्या रहेगी हमारे सामने कि सर 30 दिसंबर 1906 को स्थापित किया था। कब किया गया था जी? 30 दिसंबर। ठीक है साहब, आगे देखो मैंने हरी सी लिखा है, इनको भी है ना, याद रखेंगे, क्या आप टीचर था, ये हमारी फेवरेट कलर सी, 30 दिसंबर। तो ठीक है, 30 दिसंबर 1906 में से स्थापित किया, कहाँ पे सर? आप बोलेंगे ढाका में। वर्तमान में कहाँ ढाका? तो वर्तमान में ढाका कहाँ पे बेटा? तो आप बोले सर वर्तमान में ढाका हमारा कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ठीक है, ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। ठीक है, क्लियर। और आगा खान इनके संस्थापकों में से एक थे, वो आपको याद पता ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसकी स्थापना कब हुई। कब तो हो गई, ढाका में हुई। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान, एक याद रखने व्यक्ति, नवाब खान। ठीक है, सली तो लिख के सही कर ले बेटा, सली है ना, सली नहीं है, सली है। ठीक है, तो एक L हटा देना, नहीं हटाए तो फिर कहोगे सर ने गलत लिख दिया, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। लोग पकड़ लेते हैं छोटी चीज़ों को, तो मुझे वायरल करेंगे, गलत बताता है। ठीक है, तो मुझे पूछते कि सली सही ठीक है। चलो जी, सलीमुल्लाह खान, आगा खान, और यहाँ पर नवाब मोहसिन उल मुल्क, 3 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है जब हम बात करेंगे संस्थापक को लेकर। ठीक है बेटा, ठीक है, डन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो याद रखें बेटा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? याद रखें बेटा, इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे था? लखनऊ में। कहाँ पड़ता है? भारत में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कैपिटल है, डन है जी, क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, और जानकारी इसके बारे में जरूरत आपको नहीं है। और यह आज का आपका प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि सब बच्चे कमेंट में आंसर देंगे, मैं सभी का आंसर, ठीक है, देखूंगा, एंड धन्यवाद भी करूंगा। ठीक है, ठीक है साहब। तो दिस वॉज द अंतिम प्रश्न, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत सेशन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत रही होगी, तो उसकी वजह ये थी कि आज सुबह आपको पता है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। ठीक है, तो हालांकि अभी थोड़ा आई एम फीलिंग लिटिल बेटर, बट स्टिल आई हैव समथिंग पेन इन माई गला। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय माता दी।